हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने टेस्ट 6 के पार्ट 2 पर। ठीक है, टेस्ट 6 का पार्ट 1 हमने कल कर लिया था, टेस्ट 6 का पार्ट 2 हम आज करने जा रहे हैं। और जो ये सीरीज है ये है विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, उसमें ये 6 टेस्ट है। ठीक है, अब हम सीरीज वाइज ही जितने भी टेस्ट हैं वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसी नोट पे हम आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनैगोरेटेड कोची वाटर मेट्रो। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो है वो कोची मेट्रो को क्या किया है? इनैगोरेट किया है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें कुछ स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। सबसे पहले है, इट इज अ प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग टू कनेक्ट द मालाबार कोस्ट विद द कोंकण कोस्ट। बोल रहे हैं कि सबसे पहले ये प्रोजेक्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने लिया है ताकि वो मालाबार कोस्ट को कोंकण कोस्ट के साथ कनेक्ट कर सके। ठीक है, सबसे पहले तो ये है। ठीक है, सेकंड बोल रहे हैं, इट इंक्लूड्स बोट्स दैट आर हाइब्रिड बैटरी पावर्ड एंड डिसेबल फ्रेंडली। बोले इसमें ऐसी बोट्स हैं जो हाइब्रिड हैं, बैटरी पावर्ड हैं और डिसेबल फ्रेंडली हैं। तो इसका आंसर लगाओ क्या होगा? तो डी आंसर है, मतलब डी जो ऑप्शन है वो है इसका नाइदर वन नाइदर टू। ठीक है, तो इसका आंसर लगाओ। इसका आंसर क्या हो सकता है? कोच्चि वाटर मेट्रो के बारे में प्राइम मिनिस्टर मतलब इन्होंने क्या किया होगा? ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना, इसमें आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रोंग है, क्योंकि ये मालाबार कोस्ट को कोंकण कोस्ट से कनेक्ट नहीं कर रहा है। ये कोचीन को, कोचीन आपने सुना होगा ना, कोची, कोची को जो है मतलब उसके आइलैंड से कनेक्ट, मेनलैंड मतलब 10 नियर बाई आइलैंड है, कोची के आसपास 10 नियर बाई आइलैंड्स है, उनको कनेक्ट करेगा कोची से। ठीक है, ये नहीं है कि मालाबार को कोंकण कोस्ट से कनेक्ट करेगा। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी रोंग हो जाती है। ठीक है, सेकंड बोल रहे हैं, इट इंक्लूड्स बोट्स दैट आर हाइब्रिड बैटरी पावर्ड एंड डिसेबल फ्रेंडली। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ये हाइब्रिड बैटरी पावर्ड और डिसेबल फ्रेंडली मतलब बोट्स वगैरह का यूज करता है। ये स्टेटमेंट सही है। तो हमें बतानी है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो आपको दिख रही होगी इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। केवल और केवल जो बी स्टेटमेंट है वो हमारी इसमें करेक्ट है। ठीक है, मैंने बता दिया 10 नियर बाई जो आइलैंड्स हैं कोच्चि के, उसको मेनलैंड ऑफ कोच्चि से कनेक्ट करेगी। इंडो जर्मन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, मतलब मेनली इसको जो कर रही है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पब्लिक बोट सर्विस है इंडिया में, जिस मतलब जो मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ कनेक्ट की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारा आंसर हो गया बी। उतना ज्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्सनैलिटीज के बारे में। बोल रहे हैं कौन सी पर्सनैलिटीज को ट्राई किया गया और सेंटेंस किया गया, इम्प्रिजनमेंट किया गया इन कानपुर बोल्शेविक केस 1924। तो ये कानपुर बोल्शेविक केस कौन सा था? आप सभी को पता है, कम्युनिस्ट से रिलेटेड कुछ तीन चार ही बातें हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि है भाई, सबसे पहले उसकी फॉर्मेशन है ना, इंडिया के बाहर सबसे पहले कब उसकी फॉर्मेशन हुई थी? आप सभी को पता है कब हुई थी? 1920s में ताशकंद में हुई थी, जब कौन थे? ये थे एम एन रॉय और अबानी मुखर्जी जो थे, ये थे मतलब उस टाइम पे। ठीक है, एम एन रॉय और अबानी मुखर्जी थे, कहाँ पे थे? ताशकंद में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, ताशकंद जो अब उज्बेकिस्तान में जो जगह है, ठीक है, ताशकंद। तो इसकी फॉर्मेशन सबसे पहले हुई थी 1920 में। उसके बाद इंडिया में होता है कानपुर बोल्शेविक केस। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी केस, तो ये 1924 में होता है। ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये भी इन्हीं के साथ है, कम्युनिस्ट के साथ ही एसोसिएटेड है। इसमें क्या है? लगभग दंगे, मुजफ्फर अहमद, नालिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी, इन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है, या इन सबको क्या कर दिया जाती है? इम्प्रिजनमेंट कर दी जाती है। तो ये सारी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी, कि जितने भी ये कानपुर बोल्शेविक केस है 1924 का, उसमें ये सारे ही हैं। ठीक है, सारे ही पर्सन्स उसमें इंक्लूडेड थे। इसके बाद आपने पढ़ा होगा इंडिया में 1925 में कानपुर में ही क्या बनती है? हमारी इंडिया की सीपीआई मतलब बनती है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो बनती है वो कब बनती है? 1925 में बनती है। और वो कहाँ पे बनती है? कानपुर में बनती है। कहाँ पे बनती है? कानपुर में बनती है। इसके बाद एक फेमस कॉन्स्पिरेसी केस एसोसिएटेड है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें
जिसमें क्या होता है, जिसमें 31 कम्युनिस्ट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेसी केस था, ठीक है, जो 1929 के आसपास आया था, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस किसके साथ एसोसिएटेड है, ये भी मतलब क्या नाम लेते हैं, कम्युनिस्ट के साथ एसोसिएटेड है। सीपीआई कब बनी थी, ये दो, इंडिया में कब बनी और बाहर कब बनी, और ये क्या नाम लेते हैं, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस, ये भी इन्हीं के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, बस यही था मेन। तो क्वेश्चन नंबर 52, 52 इसका आंसर है कि डी, कि सबको ही, इन चारों को ही, दंगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी, ठीक है, ये याद रख लेना, चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, और ये चार चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 52 हमारा आंसर हो गया डी। आ जाते हैं अपने वन सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सुभाष चंद्र बोस सेटअप टू हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। बोले हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने दो हेडक्वार्टर बनाए इंडियन नेशनल आर्मी के, एक रंगून में बनाया था और दूसरा किस कंट्री में बनाया था, ठीक है, पहला रंगून में बनाया था, दूसरा उन्होंने किस कंट्री में बनाया था, ठीक है। तो पहला, दूसरा कहाँ बनाया होगा उन्होंने, याद रखना, कहाँ बनाया था, दूसरा उन्होंने सिंगापुर में बनाया था। कहाँ बनाया था, सिंगापुर में बनाया था, और कब बनाया था, 1943 में बनाया था, याद रखना, ठीक है। तो आईएनए के हेडक्वार्टर जो है सुभाष चंद्र बोस ने दो सेटअप किए थे, एक थे रंगून में और एक थे सिंगापुर में। तो क्वेश्चन नंबर 53 हमारा आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 हमें, क्वेश्चन नंबर 54 हमें क्या बोलता है, सी वेदा प्रोजेक्ट के बारे में बताना। सी वेदा प्रोजेक्ट बोल रहे हैं कि सबसे पहले इसका एम है इन्वेस्टिगेट करना इन्वायरमेंटल और जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स जो ब्रेन फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में। तो ये क्या स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ये सबसे पहले इन्वायरमेंटल और जेनेटिक रिस्क फैक्टर को क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, जो ब्रेन फंक्शंस को मतलब इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में अफेक्ट करते हैं। सेकंड बोल रहे हैं इंडिया और यूके इसको ज्वाइंटली वो कर रहे हैं, दोनों का प्रोजेक्ट है, ये लॉन्च कर रहे हैं। बिल्कुल, इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन आपने समय सबने पढ़ा होगा आईसीएमआर, और इनकी है एमआरसी, इनकी है एमआरसी। ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक साथ काम कर रही हैं, और आपको कोर्स भी पता चल गया। अगर आप सी वेदा प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म पता चल जाए ना, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। जैसे कि सी पेजा क्या है, सी वेदा क्या है, कंसोर्टियम, सी से है कंसोर्टियम ऑन वल्नरेबिलिटी, ठीक है, टू एक्सटर्नलिटी जो डिसऑर्डर हैं एंड एडिक्शंस हैं उनके लिए ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। कंसोर्टियम ऑन वल्नरेबिलिटी, और क्या नाम लेते हैं, वल्नरेबिलिटी टू एक्सटर्नलिटीज ऑफ एक्सटर्नलिटी डिसऑर्डर्स एंड एडिक्शंस। तो ये है इसकी फुल फॉर्म, ये है सीवेदा प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म, ठीक है, ध्यान रखना इसको, कंसोर्टियम है ये। और मेनली ये जो भी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है अक्रॉस डिफरेंट एजेस उनके लिए, मतलब ब्रेन डेवलपमेंट का एक चार्ट बनाएगी, कैसे कैसे इफेक्ट होते हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में ब्रेन के फंक्शंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 हमारा आंसर, पहले दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर इज पॉपुलरली नोन एज लोक हितवादी। किनको बोला जाता है लोक हितवादी, तो इनमें से बताओ, इनमें से लोक हितवादी किनको बोला जाता है, जल्दी से इसका आंसर लगाओ, लोक हितवादी किनको बोला जाता है, ठीक है। तो लोक हितवादी किनको बोला जाता है, गोपाल हरि देशमुख को, ये पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है। अब आप इसमें हम क्या बोल सकते हैं, गोपाल हरि देशमुख को बोला जाता है। कहाँ से थे ये, महाराष्ट्र से, देशमुख महाराष्ट्र से थे। इन्होंने एक वीकली भी लिखी थी, आपको पता होगा मेरे ख्याल से, हितेचू नाम की वीकली थी, क्या थी, हितेचू, ठीक है, हितेचू, ठीक है, हितेचू नाम की इन्होंने एक वीकली भी लिखी थी। पीरियोडिकल था इनका, जो इन्होंने फाउंड किया था, मेरे ख्याल से तीन नाम के, इंदु प्रकाश, आपने पढ़ा भी होगा, इंदु प्रकाश और ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, ज्ञान प्रकाश और लोक हितवादी, ठीक है, लोक हितवादी, ये लोक हितवादी इनका पीरियोडिकल भी था, ठीक है। और लोक हितवादी के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है, ये पीरियोडिकल का भी नाम है, याद रखना, ठीक है। तो ये दो चीजें इसके इनके बारे में और ध्यान रखना, ठीक है। हितेचू जो वीकली था, सबसे पहले ये न्यूज़पेपर नहीं था, जर्नल नहीं था, ये क्या था, वीकली था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और ये सारे क्या थे, पीरियोडिकल्स थे। उसके बाद हमें दे रखा गोपाल गणेश अगरकर के बारे में। इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी फाउंड की थी, शायद आपको नाम याद हो, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन्होंने फाउंड की थी। फेर्गुसन कॉलेज, ठीक है, फेर्गुसन कॉलेज के फाउंडर थे, और इन्होंने एक पीरियोडिकल स्टार्ट की थी जिसका नाम था, गोपाल गणेश अगरकर ने एक पीरियोडिकल स्टार्ट की थी जिनका नाम था शुद्रक। क्या नाम था, शुद्रक, मेरे ख्याल से आपको नाम याद ही होगा। देखो अगर ना याद हो अब याद कर लो इनको, ठीक है, बाद में आपको याद करने का मौका नहीं मिलेगा, अभी इनको जितने भी होते जाए ना इनको याद करते जाओ, ठीक है। ज्योतिबा फुले के बारे में तो आपको पता ही होगा, एस एस समाज में बता रही हूँ,
ये कौन सा समाज है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एसएस समाज क्या है, इन्होंने फाउंड किया था, ठीक है, और कब किया था, 1873 में किया था, ठीक है, याद रखना इसको। इसके अलावा नारायण एनएम जोशी, एनएम जोशी के बारे में एक फेमस चीज है कि इन्होंने क्या बनाई थी, सोशल सर्विस लीग बनाई थी। क्या बनाई थी इन्होंने, सोशल सर्विस लीग बनाई थी। तो यही है कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट इनके बारे में। तो लोक हितवादी किसको बोला जाता है, पता चल गया आपको, गोपाल हरि देशमुख को बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स के बारे में जो 1861 के काउंसिल एक्ट में इंट्रोड्यूस किए गए थे, उसके बारे में बताना है। तीन चीजें दे रखी हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं द एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। बोल रहे हैं कि इस एक्ट ने सबसे पहले जो था वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट किया था। बिल्कुल भी नहीं किया था, इस एक्ट ने नहीं किया था, 1853 के एक्ट ने कर दिया था। किसने, 1853 का जो एक्ट था उसने ही सेपरेट कर दिया था लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है हमारी। सेकंड बोल रहे हैं द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर मेजोरिटी ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस। याद रखना यहाँ पे भी नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी नहीं थी, यहाँ पे भी क्या थी, ऑफिशियल मेजोरिटी ही थी, ठीक है, ये चीज याद रखना। यहाँ पे भी, यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी नहीं थी, यहाँ पे भी क्या थी, ऑफिशियल मेजोरिटी ही प्रेजेंट थी, ध्यान रखना इसको, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल कंस्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट डिड नॉट हैव द राइट टू वोट ऑन द बजट। यहाँ पे राइट टू वोट ऑन द बजट पे मतलब वो राइट टू वोट ऑन बजट अभी उनका पार्ट नहीं था। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, राइट टू वोट का अभी उनको अधिकार नहीं दिया गया था। ये अधिकार कब आया, 1909 में आया है, ठीक है, ये तो बहुत लेट आया। ये स्टेटमेंट हमें सही दे रखी है, ठीक है। तो हमें बताना है 1861 के एक्ट के बारे में सही स्टेटमेंट। देखो आपको दिख रही है, पहले दोनों स्टेटमेंट तो रोंग ही है, तो हमारी आ गई थर्ड स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो केवल और केवल जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो इसके बारे में सही है। एक बताना पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो किसने स्टार्ट किया था, मेरे को बताना। पोर्टफोलियो सिस्टम यही है कैबिनेट सिस्टम, किसने स्टार्ट किया था, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको कराऊंगी, पक्का बताना ये किन्होंने स्टार्ट किया था ये पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। तो याद रखना ये यहीं पे स्टार्ट हुआ था, याद रखना 1861 के एक्ट में स्टार्ट हुआ था ये, और लॉर्ड कैनिंग ने किया था, ठीक है, याद रखना। तो ये है हमारा पोर्टफोलियो सिस्टम, यहाँ पे हुआ था। तो ध्यान रखना ये कुछ कुछ चीजें इनके बारे में ध्यान रखना ये। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 56 ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब हमें स्क्रीन चेंज कर लेते हैं और आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमें क्या बोलता है, टोल्स्टॉय फॉर्म के बारे में बताना है, टोल्स्टॉय फार्म के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि गांधीयन आश्रम इसके बाद बने, मतलब पहले इन्हीं को शायद टोल्स्टॉय फार्म बोला जाता था और बाद में इन्हीं का नाम हो गया गांधी आश्रम। ये किस इवेंट के बाद बने हैं, ठीक है, मतलब क्या इवेंट हुए हैं, किन के किस इवेंट के टाइम पे टोल्स्टॉय फॉर्म बने थे, तो उसके बारे में बताना है। तो ये तीनों चारों स्टेटमेंट आपको दे रखी है, बताओ इसके बारे में। तो ये कब बने थे, जब इंडियंस नेटल को क्रॉस कर रहे थे, फ्रंटियर को ट्रांसवेसाल में, जब नेटल से ट्रांसवेसाल में जा रहे थे इंडियंस लो को डिफाई करने के लिए, माइग्रेशन लो को, तब ये टोल्स्टॉय फार्म या फिर ये मतलब रुकने वाले आश्रम्स बनाए गए थे, याद रखना, ठीक है। तो ये तब बनाए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 57 आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी, ठीक है। तो ये ठीक है, बिल्कुल मैं सही स्क्रीन है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938। 1938 के हरिपुरा सेशन का क्या सिग्निफिकेंस था, ठीक है, बताओ मेरे को। ये सारी पढ़ो और इनके अंडर बताओ क्या था, ठीक है। तो बताओ भाई कौन सा है। तो देखो हरिपुरा सेशन का जो फेमस चीज थी, देखो सबसे पहले इट वाज, देखो पहले स्टेटमेंट पढ़ो, इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आईएनसी सेशन वाज हेल्ड इन विलेज। सबसे पहले जो आईएनसी का सेशन विलेज में हुआ था वो था 1936 में फैजपुर सेशन, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वो फैजपुर सेशन था, ये तो नहीं था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। सेकंड बोल रहे हैं एनपीसी कंस्टिट्यूट हुई जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भाई 1938 का जब हरिपुरा सेशन था उस टाइम पे क्या हुआ, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद बोले इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन पास किया गया, मतलब पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन कब पास किया था, आप सभी को पता है 1927 में। वहां पे कौन सा सेशन हुआ था 27 में, मद्रास सेशन हुआ था। कौन सा हुआ था, मद्रास सेशन हुआ था। और एम ए अंसारी, ठीक है, एम ए अंसारी इसके प्रेसिडेंट थे, और वहां पे मतलब इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन जो था वो अडॉप्ट किया था कांग्रेस ने, ठीक है। अब आ गया हमारा इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस है ये, ठीक है, ध्यान रखना। जो मैं
हिंदी में बोल रही थी, शायद वो गलत है। फिर डी है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईएनसी वाज फ्रेम। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईएनसी कब बना था? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आईएनसी का नया कॉन्स्टिट्यूशन 1920 में कौन सा सेशन था? नागपुर सेशन था, ठीक है, वहां पे बना था। और इसमें क्या क्या थे, मतलब इसमें थे सी विजया राघवाचार्य, मतलब सी विजया राघवाचार्य मतलब जो थे इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था आईएनसी के? ये था कि भाई पहले वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन पे फोकस कर रहे थे, अब वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल पे आएंगे, मतलब, और उन्होंने मतलब क्या कर दी, फीस कम कर दी, मतलब मेंबरशिप के लिए 4 आनाज तक रिड्यूस कर दी थी, मतलब काफी सारे फीचर्स थे इसके, ताकि मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो चाहती थी कि हमारा जो बेस है अब बढ़े और हम नॉन कोऑपरेशन की तरफ जाएं, ठीक है। यहीं पे जब मतलब सीआर दास का रिजोल्यूशन आया तो यहीं पे वही था कि भाई नॉन कोऑपरेशन के लिए भी इन्होंने मतलब वो चीज इंडोर्स कर ली थी। तो काफी सारी चीजें हुई थी यहाँ पे। तो नया कॉन्स्टिट्यूशन आईएनसी का कब फ्रेम किया गया था? 1920 में नागपुर में, और इसके प्रेसिडेंट थे ये। और 1927 का मैंने बता दिया, नेशनल प्लानिंग कमेटी हरिपुरा सेशन, हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन में कौन प्रेसिडेंट थे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो कहीं ये बोलो कि भाई मैम ने तो ये नहीं बताया कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे, ये भी बता दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 हमारे मतलब इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? बी हो जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुपर बिट के बारे में। सुपर बिट, सुपर बिट क्या है भाई? जल्दी से निशान लगाओ कि भाई सुपर बिट क्या है, सुपर बिट क्या है, सुपर बिट क्या है, जल्दी जल्दी से निशान लगाओ। सबसे पहले क्या है ये देखो, सुपर बिट, सुपर प्रेशर, ठीक है, सुपर प्रेशर बैलून इमेजिंग टेलीस्कोप है। बैलून इमेजिंग टेलीस्कोप क्या है? ये बैलून इमेजिंग टेलीस्कोप है। और ये सुपर क्या है? सुपर प्रेशर, सुपर प्रेशर बैलून इमेजिंग टेलीस्कोप है ये। इसकी अगर फुल फॉर्म देखोगे तो ये है, ठीक है। तो ये क्या है, अब आपको पता चल गया होगा। मतलब ये मेनली डार्क मैटर को मैप करने के लिए है, ताकि जितनी भी लाइट आ रही है डिस्टेंट सोर्सेज से उसको मापा जा सके, उसको एम्पलीफाई किया जा सके, और वो कैसे डिस्टोर्ट करता है। मतलब मेनली है कि डार्क मैटर को ये वो करता है। तो स्टेट ऑफ आर्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो मेनली प्रिसाइज मतलब मेजर करता है प्रिसाइज वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग को ऑफ गैलेक्सी क्लस्टर्स, ठीक है, ध्यान रखना। और किसका मिशन है? ये नासा का है। किसका है? ये नासा का मिशन है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो सुपर बिट मिशन किसका है? नासा का है सबसे पहले। और ये है मतलब थोड़ा सा मतलब आउटर वर्ल्ड से एसोसिएटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 59 हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आई नीड स्क्रीन चेंज, और मेरे ख्याल से वो हो गई है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कौन सा रिवोल्ट जो है वो कहाँ पे हुआ है, ठीक है, कौन सा रिवोल्ट जो है वो कहाँ पे हुआ है? सबसे पहले है हमारा देखो, प्लेस ऑफ रिवोल्ट दे रखा है 1857 का, और वहां पे क्या दे रखे हैं हमें? लीडर्स दे रखे हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ रिवोल्ट दे रखा है और हमें क्या दे रखे हैं वहां पे? लीडर्स दे रखे हैं। तो बताओ भाई कौन सा है? सबसे पहले तो है भाई हमारा कौन सा? कानपुर बोल रहे हैं, फिर उसके बाद बरेली बोल रहे हैं, उसके बाद दिल्ली बोल रहे हैं, उसके बाद लखनऊ का बोल रहे हैं। तो कानपुर, बरेली, दिल्ली, लखनऊ, बताओ किस मतलब कौन कौन है इसमें, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ, निशान लगाओ इसका, ठीक है। लगा दिया निशान, ठीक है। तो लखनऊ, लखनऊ के बारे में क्या ब्रिटिश कादर, ठीक है। देखो लखनऊ में आपने बेगम हजरत महल का नाम सुना होगा, वो तो थी, बाद में उनके सन बिरजिस कादिर जो थे वो मतलब यहाँ पे थे, लीडर थे। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर आ जाती है हमारे दिल्ली में। दिल्ली में कौन थे? याद रखना, बाखत खान थे। कौन थे दिल्ली में? बाखत खान थे। बरेली में कौन थे? खान बहादुर थे। बरेली में कौन थे? खान बहादुर थे। और कानपुर में कौन थे? नाना साहिब ही थे, ठीक है, नाना साहिब ही थे। तो फर्स्ट और फोर्थ सही है, ये दोनों अपोजिट दे रखे हैं। तो कौन कौन से रिवोल्ट में वो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड जो है वो मिसमैच कर रखे हैं। तो हमें करेक्टली मैच्ड पेयर बताना है, बताना कौन सा करेक्ट कौन से है। तो केवल ही इसमें जो 2 पेयर है वो हमारे क्या है? करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है हमारा? है नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि सबसे पहले ये इनिशिएटिव है आयुष्मान भारत का डिजिटल मिशन है, जो ब्रिंग लाना चाहता है इंटर ऑपरेबिलिटी टू हेल्थ क्लेम्स। तो नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज
बिल्कुल ये हेल्थ क्लेम्स में क्या लाना चाहता है, इंटरऑपरेबिलिटी लाना चाहता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का ये पार्ट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड बोल रहे हैं कि NHA जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसने इसको क्या किया है, अनाउंस किया है, कब किया है, 2022 में अनाउंस किया है ताकि जो भी अभी मैनुअल या फिर नॉन डिजिटल प्रोसेस में जो मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उनको ओवरकम करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 दोनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है सी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके बारे में, वैभव फेलोशिप के बारे में। किसके बारे में, वैभव फेलोशिप के बारे में, जो NRI रिसर्चर्स के लिए। ठीक है, NRI रिसर्चर्स के लिए जो क्या नाम लेते हैं, वैभव फेलोशिप, उसके बारे में बताना है। सबसे पहले इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया, तो जल्दी जल्दी से बताओ है कि नहीं। दूसरा है जो एप्लीकेंट है वो NRI भी हो सकते हैं, PIO भी हो सकते हैं और OCI भी हो सकते हैं। और तीसरे बोल रहे हैं एप्लीकेंट के पास PhD या फिर DMS डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो ये जल्दी जल्दी बताओ वैभव फेलोशिप किसके लिए। तो याद रखना सबसे पहले ये मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, ये साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के अंडर है। किसके अंडर है, ये साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के अंडर है सबसे पहले तो मिनिस्ट्री हमें रॉन्ग दे रखी है। दूसरी चीज है, अगर देखो मिनिस्ट्री गलत दे रखी है तो इसमें तो ये आंसर आ जाता है, लेकिन आजकल एलिमिनेशन टेक्निक एलिमिनेट हो गई है तो उसका कोई मतलब नहीं है। सेकंड बोल रहे हैं NRI PIO OCI भी इसको वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और तीसरा है कि PhD और DMS डिग्री के जो है वो उनके पास होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये क्यों है, ताकि रिसोर्स इकोसिस्टम जो इंडिया का है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उसको इम्प्रूव किया जा सके, ताकि मतलब एकेडमिक और जो रिसर्च कोलैबोरेशन करके, ताकि बेस्ट इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड में बनाए जा सके थ्रू मोबिलिटी ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम ओवरसीज इंस्टीट्यूशन। बाहर से भी रिसर्चर यहाँ पे रिसर्च करने आए, वो चीज़ है। ठीक है, बाहर पे जो इसलिए उनको वैभव फेलोशिप प्रोवाइड की जा रही है NRI रिसर्चर्स को, ध्यान रखना वैभव। ठीक है, इसका क्या है, देखो इसका वैभव की फुल फॉर्म क्या है, वैश्विक, VAI वैश्विक भारतीय भारतीय वैज्ञानिक। ठीक है, ये है। ठीक है, तो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक अगर हिंदी में लिखोगे तो जो भी है वैश्विक वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, याद रखना इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, ये है। तो ये देख के आप वो कर सकते हो कि भाई इस स्कीम में क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62 हमारा आंसर हो जाता है सी। अदर स्कीम्स कोई ऐसी है, मतलब जो ऐसी हो, एक तो वैभव है, एक है वज्रा, आपने नाम सुना होगा वज्रा। वज्रा वज्रा फैकल्टी। वज्रा फैकल्टी क्या है, विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी। ठीक है, ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी है ये, मतलब विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक की ही स्कीम है, ताकि R&D के लिए इंडिया और NRI जो है वो कोलैबोरेट कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ये भी NRI के लिए ही है। तो वज्र और वैभव ये जो चीजें हैं ये किसके लिए हैं, इन्हीं के लिए, मतलब NRIs के लिए गवर्नमेंट ने चलाई है, ताकि ये इंडिया में आ सके और अपने रिसर्च में अपने जो नॉलेज है उसको यहाँ पे शेयर कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 62 आंसर हो गया हमारा सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन चेंज। ठीक है, तो स्क्रीन चेंज हो गई है मेरे ख्याल से। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, वेगनार ग्रुप के बारे में। ठीक है, अभी उसके हेड की डेथ हुई थी तो वो उसके बारे में बताना है, वेगनार ग्रुप के बारे में क्या है ये, जल्दी से बताओ। ठीक है, किससे एसोसिएटेड है। ठीक है, तो आप सभी को बताइए रशिया से एसोसिएटेड है, और इट इज नेटवर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स जो सोल्जर सप्लाई करते हैं हायरिंग पे। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, रशिया में है। रिसेंटली दमित्री उत्किन, शायद आपने नाम सुना होगा, मतलब ये किसने फाउंड किया था, दिमित्री उत्किन ने। किसने, दिमित्री उत्किन ने 2014 में ये फाउंड की गई थी, मतलब क्या, ये वेगनार ग्रुप। ठीक है, रिसेंटली इसके जो हेड थे उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में, फ्लाइट में। और रशिया का पैरामिलिट्री ग्रुप मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब एक चीज ध्यान रखना, एक वर्ड आता है फुहरेर। फुहरेर, फुहरेर क्या है, फुहरेर का मतलब होता है लीडर। फुहरेर का मतलब क्या होता है, लीडर। ठीक है, याद रखना। तो याद रखना ये चीज हमेशा ध्यान रखना, फुहरेर क्या होता है, फुहरेर वहां पे लीडर को बोला जाता है। ठीक है, वहां पे मेन क्या है कि वहां पे जो हिटलर थे ना, वहां उन्होंने एक पार्टी में एक फुहररशिप
फुरप्रिंसजिप एक पॉलिसी स्टार्ट की थी, उसमें क्या था, उसमें था कि भाई मतलब नाजी पार्टी के यही लो होगा कि वहाँ उसमें कोई लीडर होगा, कुछ ऐसा समथिंग था। ठीक है, तो वैगनार ग्रुप किसके साथ एसोसिएटेड है, रशिया के साथ एसोसिएटेड है, किसने फाउंड किया था, 2014 में फाउंड किया था, और ये क्या है, मतलब ये चीज है। ठीक है, इनकी डेथ हुई थी इसलिए ये न्यूज में था। तो क्वेश्चन नंबर 63 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा प्रोविंशियल इलेक्शंस के बारे में। जो 1937 में इलेक्शन हुए उसके बारे में हमें कुछ चीजें बतानी है। 1937 में जो इलेक्शन हुए उसके बारे में बतानी है। तो सबसे पहले है हमारा क्या, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वर फॉर्म्ड इन जुलाई 1937 इन 10 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 11 में से 10 मतलब प्रोविंसेस में जो थी वो बनी थी। तो याद रखना 11 में से 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस बनी थी, ना कि मतलब 10 में। ये स्टेटमेंट तो गलत दे रखी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। दूसरे बोल रहे हैं पंजाब में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी जो थी वो कोलिशन में आई थी। मैंने कल ही बताया था, ये क्वेश्चन कल ही हो रखा है हमारा। अभी आप गलत करोगे तो बिल्कुल ही गलत करोगे। ठीक है, पंजाब में कौन कौन सी पार्टी थी, पंजाब में थी यूनियनिस्ट पार्टी। पंजाब में कौन थी, यूनियनिस्ट पार्टी। कौन थी, यूनियनिस्ट पार्टी का रूल था। ठीक है, और बंगाल में था, मतलब जो ये लिख रखा है ना कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग, ये कहाँ पे थी, ये बंगाल में बनी थी। बंगाल में ये कोalition गवर्नमेंट बनी थी, पंजाब में नहीं बनी थी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। थर्ड बोले गांधी जी ने कैंपेन किया था कांग्रेस के इलेक्शंस में, जिससे उनको कांग्रेस को मैसिव सपोर्ट मिला था। तो गांधी जी ने बिल्कुल एक भी सेशन को, मतलब मीटिंग को उन्होंने एड्रेस नहीं किया था, बिल्कुल भी कैंपेन नहीं किया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो करेक्ट तो आपको दिख ही रही है, एक भी स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किसके बारे में बताना है, मोंटेविडियो मारू, ये क्या है। ठीक है, ये क्या है बताना। ये जापानीज कार्गो शिप है जो प्रिजनर्स ऑफ वार को कैरी करने के यूज होता था सिविलियंस को वर्ल्ड वॉर 2 में। और यूएसए ने इसको डुबा दिया था साउथ चाइना सी में। इसके बारे में बताना है। तो याद रखना दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। मोंटेविडियो मारू बिल्कुल एक जापानीज कार्गो शिप था जो प्रिजनर्स को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता था और सिविलियंस को वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, और यूएसए ने इसको डुबा दिया था। रिसेंटली इसके रक्कस मिले थे, मतलब जो टाइटैनिक डूबा हुआ था ना उससे भी डीपर जगह पे इसके रक्कस मिले थे, इसलिए मतलब न्यूज में था। ठीक है, उसका मतलब वो मिले थे। तो क्वेश्चन नंबर 65 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आई नीड स्क्रीन चेंज, मेरे ख्याल से हो गई है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हमें बताना है यूनाइटेड पोर्टल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के बारे में। यूनाइटेड पोर्टल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के बारे में, जो यूनाइटेड पोर्टल बनाया है सीबी मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स का। ठीक है, बोल रहे हैं सबसे पहले ये किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इनिशिएटिव है। तो सबसे पहले याद रखना नारकोटिक्स का जो सेंट्रल ब्यूरो का यूनिफाइड पोर्टल बनाया है, ये बनाया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। किसने बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाया है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाया है। पहली चीज तो ये गलत होगी। दूसरी चीज, ये पोर्टल ट्रैक करेगा इलिसिट ट्रेड ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का। ठीक है, तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या, एक सेकेंड। तो क्या लग रहा है आपको इसमें, तो आपको इसमें लग रहा होगा कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कि ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस और ड्रग के इलिसिट ट्रेड को रोकता होगा। देखो ये लग बिल्कुल सही रहा है, बिल्कुल, लेकिन ये गलत है। देखो सबसे पहले तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो है ना, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नहीं है। पहली चीज तो ये देखना है, ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है ना, ये नारकोटिक सब्सटेंसेस या फिर जो भी ड्रग्स वगैरह साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है उनके इलिसिट ट्रेड को रोकती है। ये जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स बनाएगी ना, ये इसलिए बनाई गई है ताकि जो ट्रेड लाइसेंस, जो फार्मा कंपनीज को ट्रेड लाइसेंस मिलने में देर लगती है वो उनको जल्दी मिल जाए। ठीक है, उसमें ट्रांसपेरेंसी और ये क्या नाम लेते हैं, एफिशिएंसी को इंस्टिल करने के लिए, और ताकि फार्मा कंपनी को जल्दी से ट्रेड लाइसेंस मिल जाए, उसके लिए ये सीबीएन बनाया गया, यूनिफाइड पोर्टल बनाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसीलिए ये है, ये अलग है वो अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही रॉन्ग है, क्योंकि दोनों अलग अलग मिनिस्ट्री के अंडर है। जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है ये बिल्कुल होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। अगर ये दोनों चीजें लिख रखी होती है और यहाँ पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लिख रखा होता तो दोनों स्टेटमेंट सही होती, लेकिन सीबीएन है, ये अलग है। ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है और मेनली जो फार्मा कंपनीज है उनको ताकि जल्दी ट्रेड लाइसेंस मिल जाए उसके लिए है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 66, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हमें बतानी करेक्ट, करेक्ट तो ना तो फर्स्ट है और ना सेकंड है। ठीक है, आगे समझ में बात। तो क्वेश्चन नंबर 66 हमारे दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस,
के बारे में बताना है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के बारे में बताना है, जल्दी जल्दी से बताओ। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताओ भाई, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या है ये, देखो बताओ जल्दी से। बोल रहे हैं कि सबसे पहले जो इसकी जो कन्वेनिंग थी, इनिशिएट की थी बलवंत राय मेहता, मनिक लाल कोठारी और जी आर अभ्यंकर ने। और दूसरे बोल रहे हैं पहला सेशन इनका जो था वो हुआ था लखनऊ में, तो याद रखना पहला सेशन इनका हुआ था मुंबई में। बॉम्बे में इनका पहला सेक्शन सेशन हुआ था दिसंबर 1927 में। ठीक है, ऑल इंडिया वुमेन कांग्रेस भी 1927 में बनी थी, याद रखना, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ध्यान रखना 1927 में। तो बॉम्बे में हुआ था ये कौन सा, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का जो पहला सेशन था वो बॉम्बे में हुआ था 1927 में, ना कि लखनऊ में हुआ था। कन्वेनिंग इन्होंने करवाई थी, इनको प्रिसाइड किसने किया था जब यहाँ पे सेशन हुआ, तो इसको प्रिसाइड किसने किया था, एक तो दीवान बहादुर थे, एक तो दीवान बहादुर थे, और एक थे रामचंद्र राव, एक थे रामचंद्र राव। ठीक है, एक थे रामचंद्र राव। तो इन्होंने इसको प्रिसाइड किया था, ध्यान रखना इनको प्रिसाइड किसने किया था, और पहला सेशन कहाँ पे हुआ था। और मेनली ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस में था क्या, मेनली क्या थे, जो प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे वो आ रहे थे इसमें एक साथ। ठीक है, पॉलिटिकल मूवमेंट क्रिएट करने के लिए, प्रजामंडल लोक परिषद क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 67, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो आपको दिख रही है भाई करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए। ठीक है, तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के बारे में क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज वर टेकन बाय कांग्रेस ड्यूरिंग इंडियन जनरल इलेक्शन ऑफ 1945। 1945 के इलेक्शन के दौरान कौन से इश्यूज कांग्रेस ने उठाए थे, मतलब इलेक्शन में कौन से इशू उठाए थे, इन तीनों को पढ़ो और बताओ भाई कौन से इशू उठाए होंगे उन्होंने। ठीक है, जल्दी बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले है कि उठाओ भाई जल्दी। ठीक है, तो आप बताओ, देखो अगर 1945 के इलेक्शन की बात करें तो 1942 में जो ब्रूटल रिप्रेशन हुआ था उसके बारे में तो जरूर बात की होगी। दूसरा है इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इक्वल रिप्रेजेंटेशन के बारे में वहां पे बात नहीं हुई थी। ठीक है, स्पेसिफिकली इसके बारे में कांग्रेस ने बात नहीं की थी। तीसरा है फेट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी प्रिजनर्स ऑफ वार, बिल्कुल ये भी उन्होंने बात की थी। तो ये इश्यूज उन्होंने उठाए थे, फर्स्ट एंड थर्ड इशू उठाए थे, सेकंड कोई मतलब फॉर्मली मतलब नहीं उठाया गया था वहां पे। तो फर्स्ट एंड थर्ड आंसर सही है इसका। ठीक है, तो हमें बताने करेक्ट कौन से आंसर है, कौन से इशू उठाए थे, तो आंसर क्या हो गया हमारा, सी। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 68 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। और क्वेश्चन नंबर 69 के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन आई थिंक चेंज करनी पड़ेगी, और शायद हो भी गई है। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें बताना है किसके बारे में, क्रिप्स प्रपोजल के बारे में। क्रिप्स प्रपोजल कब था, 1942 का जो क्रिप्स प्रपोजल था उसके बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने, जो उस मिशन के हेड थे, स्ट्रांगली सपोर्ट किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट को। ठीक है, सेकंड बोल रहे हैं इट एम्ड फॉर अर्लियर पॉसिबल रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, जितनी जल्दी हो सकेगी हम करेंगे। तो या बताना जल्दी से कौन कौन सा था, तो याद रखना दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कि भाई इन्होंने हेड मतलब सपोर्ट भी किया था, और दूसरी चीज इन्होंने बोला था कि भाई जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आपको सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड की जाएगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है, और इसलिए मैंने सी आंसर लगाया, क्योंकि यहाँ पे पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ये क्यों किया गया था, ताकि वॉर में इंडियंस का सपोर्ट लिया जा सके। ठीक है, मेन बात तो यही थी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रो मतलब प्रपोजल्स के साथ इसको भेजा गया था। ठीक है, वॉर के बाद इसने क्या बोला, इसके मेन प्रपोजल्स क्या थे, मेन ये बोल क्या रहा था, क्रिप्स मिशन बोल क्या रहा था, ये बोल रहे थे कि भाई वॉर के बाद हम आपको क्या दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर देंगे। यही बात अगस्त ऑफर में भी बोली गई थी, यही बात फिर किसने मतलब अगस्त ऑफर में भी बोली गई थी, और यही बात अब क्रिप्स मिशन में फिर से बोली गई कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो जब ही नहीं माने तो अब कैसे मानेंगे, कांग्रेस बोले कि हमें नहीं चाहिए भाई अभी। ठीक है, और क्या नाम लेते हैं, इसने इन्होंने बोला कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जो पार्टली इलेक्टेड होगी, पार्टली नॉमिनेटेड होगी। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जो पार्टली इलेक्टेड होगी और जो पार्टली नॉमिनेटेड होगी। ठीक है, तो इस पे भी कांग्रेस ने ऑब्जेक्ट किया, क्यों, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई अगर आप पार्सली इलेक्ट और ये नॉमिनेट कर दोगे तो इससे तो मतलब इक्वालिटी का मतलब इशू आ जाएगा ना, मतलब यूनिटी का इशू आ जाएगा। ठीक है,
और उन्होंने बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशन को दो ग्राउंड्स पे एक्सेप्ट करेगी। किस पे? एक तो कोई भी प्रोविंस अगर मान लो कि आप में यूनियन में ज्वाइन नहीं होना चाहिए, होना चाहती, तो वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, सेपरेट यूनियन बना सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे हिंदू महासभा ने भी बोला कि नहीं भाई ये तो गलत बोल रहे हो, अब कोई भी प्रोविंस, ऐसे तो हजारों प्रोविंस अलग हो जाएंगे इंडिया से, हमें तो पूरा एक यूनाइटेड इंडिया बनाना है ना। तो ये उन्होंने, पर उनका प्रपोजल ये था कि भाई अगर कोई भी स्टेट अलग होना चाहे तो वो हो सकती है। दूसरी चीज, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाई जाएगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट नेगोशिएट करेगी एक ट्रीटी ट्रांसफर ऑफ पावर की, ताकि रेशियल और रिलीजियस माइनॉरिटीज जो हैं उनको मतलब उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जा सके। रिलीजियस और जो मतलब क्या नाम लेते हैं, रेशियल माइनॉरिटीज हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए वो किया जा सके। लेकिन बाद में ये पॉलिसी जो है इनकी लगभग फेल ही हो गई। ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, अलग अलग रीजन से। मैंने बता दिया मुस्लिम लीग ने क्यों क्रिटिसाइज किया होगा। मुस्लिम लीग ने सबसे पहले बोला कि सिंगल इंडियन यूनियन की जो तुम बात कर रहे हो ना, आपने बोला कि कुछ ही यूनियन अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती हैं। ठीक है। तो ये उनको चाहिए था अलग नेशन, उनको तो टू नेशन ही चाहिए थे अपने। ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने उस चीज पे रिजेक्ट वो किया। और उन्होंने जो बोला ना कंस्टिट्यूएंट असेंबली पार्टली इलेक्ट होगी, पार्टली नॉमिनेट होगी, वहां पे भी उन्होंने बोला कि हम इसको भी नहीं मान रहे। तो मुस्लिम लीग ने भी इसको मतलब रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 69 हमारा आंसर हो गया सी, दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। परमहंस मंडली के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? परमहंस मंडली के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 70 पे आ गए हैं। जिसने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। सबसे पहले परमहंस मंडली बोल रहे हैं कि आइडल्ट्री और के कास्ट सिस्टम को, मतलब उसका मेन एम था मतलब जो आइडल्ट्री और कास्ट सिस्टम से लड़ना। ठीक है। दूसरे बोले दादो बा पांडुरंग और मेहताब जी दुरंगराम ने इसको फाउंड किया था। तो आप बताओ जल्दी से, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखे हैं दोनों। ठीक है। कास्ट सिस्टम और आइडेंटिटी इनका मेन एम था, और दादूबा पांडुरंग और मैं इन्होंने स्टार्ट की थी कब? 1849 में। कब इन्होंने स्टार्ट की थी? 1849 में स्टार्ट की थी। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्टार्ट की थी, ताकि हिंदू रिलीजन को रिफॉर्म किया जा सके और सोसाइटी इन जनरल को रिफॉर्म किया जा सके। ठीक है। मानव धर्म सभा आपने सुनी होगी, उससे क्लोजली एसोसिएटेड थी। ये 1840 में सूरत में बनी थी। मानव धर्म सभा के बारे में सुना है ना आपने? मानव धर्म सभा, मानव धर्म सभा 1840 में बनी थी ये सूरत में। उससे क्लोजली एसोसिएटेड थी, ये ध्यान रखना। मानव धर्म सभा से। कौन सी? परमहंस मंडली। किसके लिए थी? पता चल गया। तो क्वेश्चन नंबर 70 दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? सी। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बताओ, जो 1930 में हुआ था, उसके बारे में बताना है। देखो बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाइल स्ट्रांगली डिसएग्रीइंग विद कम्युनल अवार्ड डिसाइडेड टू रिजेक्टेड। बोल रहे हैं कांग्रेस जो स्ट्रांगली डिसएग्री कर रही थी कम्युनल अवार्ड से, उसने डिसाइड किया कि वो इसको रिजेक्ट कर देगी। डिसाइडेड टू रिजेक्टेड। अच्छा, कम्युनल अवार्ड को उन्होंने रिजेक्ट करने की बात की। दूसरी बोल रहे हैं पूना पैक्ट अकॉर्डिंग मोर देन 15% ऑफ टोटल सीट्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या सेंट्रल लेजिस्लेचर वर रिजर्व फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। वहां डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए क्या थे? वो थे। जल्दी से बताना है इसके बारे में। ठीक है। तो देखो जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था ना, तो उसमें हमें कम्युनल पॉलिसीज के बारे में बताना है। बोले कांग्रेस ने स्ट्रांगली डिसएग्री किया कम्युनल अवार्ड को। याद रखना, कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा, ना उसको रिजेक्ट किया ना उसको एक्सेप्ट किया। याद रखना ये चीज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है कि कांग्रेस ने उसको स्ट्रांगली क्या बोलते हैं वो किया। एक सेकेंड गाइस, पेन नहीं चल रहा, 1 सेकेंड। ठीक है। तो मैंने बता दिया भाई आपकी, तो कांग्रेस ने ना उसको मतलब एग्री किया ना कुछ किया। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर आया हमारा पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किस किसके बीच में था? आप सभी को पता है, ये 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था, सितंबर में, 24 सितंबर को, आपको याद हो तो। पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और किसके बीच में? अंबेडकर के बीच में। किसके बीच में? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। उन्होंने बोला कि हम क्या कर देंगे, मतलब गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम कम्युनल अवार्ड में क्या कर देंगे, कुछ चेंज कर देंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया था जो डिप्रेस्ड क्लासेस को, वो हटा दिया गया, यहाँ से अबंडन कर दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए था उसको हटा दिया गया, लेकिन उनकी सीट्स को बढ़ा दिया गया। जैसे कि पहले उनको 71 सीट्स थी, अब उनको सीट्स दी गई 147। ठीक है। उनके सीट्स को बढ़ा दिया गया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, चीज ध्यान रखना। तो सेपरेट इलेक्टोरेट को तो हटा दिया गया, लेकिन सीट्स को इंक्रीज कर दिया गया। 71 से 149 होगी, किसमें? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। और सेंट्रल लेजिस्लेशन में टोटल 18% हो गया। मतलब अगर सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात करें तो टोटल उनकी सीट्स कितनी होगी? 18%, मतलब ज्यादा होगी। तो ये 15% ज्यादा नहीं हुई,
ठीक है, कितनी हुई, 18% हो गई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू पुना पॉइंट मोर देन 15% ऑफ टोटल सीट्स इन सेंटर। हाँ देखो, ये इंक्रीज नहीं है, ये बोला है कि मोर देन 15% टोटल सीट्स जो है वो डिप्रेस क्लासेस को चलेगी। बिल्कुल अभी मैं बोली ना 18% हो गई, तो 15% से ज्यादा होगी बिल्कुल। तो 15% से ज्यादा जो सीट्स हैं वो डिप्रेस क्लासेस को चलेगी। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो दिख रही है आपको करेक्ट स्टेटमेंट, केवल एक ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इसमें क्या है, हमारी रॉन्ग है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आई नीड फर्स्ट स्क्रीन, मेरे ख्याल से हो गई है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेहरू रिपोर्ट 1928 की, उसने डिमांड किया क्या, ये सारी चीजें बोल रहे हैं उन्होंने क्या क्या डिमांड किया नेहरू रिपोर्ट ने। ठीक है, बोल रहे हैं कि मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन इन ऑल प्रोविंसेस। क्या नेहरू रिपोर्ट ने ऐसा बोला होगा, आप खुद बताओ, क्या ऐसा बोला होगा नेहरू रिपोर्ट ने। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है कि उन्होंने ये तो बिल्कुल नहीं बोला था। इक्वल राइट्स फॉर वुमेन बोला था, फ्रीडम फॉर यूनियन बोला था, और स्टेट को मतलब रिलीजन से अलग किया जाए, बिल्कुल ये बोला था। तीनों स्टेटमेंट बोली थी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं बोली थी। तो ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया क्या, सी, कि नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या था। सबसे पहले उन्होंने ये जरूर बोला था कि मुस्लिम्स के लिए सीट रिजर्व होनी चाहिए। ठीक है, सीट्स रिजर्व होंगी मुस्लिम्स के लिए सेंटर और प्रोविंसेस में, जहाँ पे वो कहाँ किसमें है, माइनॉरिटी में है। जहाँ पे वो कहाँ पे है, माइनॉरिटी में। जहाँ पे भी मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी में होंगे वहाँ पे उनके लिए सीट्स रिजर्व हो जाएंगी। बट वहाँ पे नहीं जहाँ पे वो मेजोरिटी में, वहाँ पे उनकी सीट रिजर्व नहीं होगी। तो ये नहीं था कि रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम्स इन ऑल प्रोविंसेस, नहीं ऑल प्रोविंसेस में नहीं, जहाँ पे केवल वो माइनॉरिटी में वहाँ पे उनके लिए सीट्स रिजर्व होंगी, हर जगह नहीं होंगी। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला था, फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बोला था। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोला था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बोला था। ठीक है, साइमन कमीशन के बाद आया था, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ये चीज ध्यान रखना, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उसके बाद अदर रिकमेंडेशन क्या थी, इनकी कुछ फेमस फेमस रिकमेंडेशंस थी। क्या रिकमेंडेशन थी, जैसे कि इन ये बोले थे कि डोमिनियन स्टेटस हमें मिलना चाहिए। ठीक है, हमें डोमिनियन स्टेटस ये मांग रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में ध्यान रखना डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट कर दो, इन्होंने रिजेक्शन कर दिया, और ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात की, ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात की। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे प्रोविंसेस को डिवाइड कर दो। फिर उन्होंने बोला कि सेंटर और मतलब प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, और फुल प्रोटेक्शन दो कल्चरल और जो रिलीजियस इंटरेस्ट है मुस्लिम्स के उसको। ठीक है, और जो प्रोविंशियल काउंसिल होनी चाहिए उनका टेन्योर जो होना चाहिए वो 5 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है, और जो प्रोविंसेस काम करे वो किसकी मतलब उस पे करें, किसकी मतलब क्या बोलते हैं उसको, सलाह पे करें, एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे, कि एक प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होनी चाहिए, उसकी सलाह पे वे काम करें। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस रिपोर्ट को, नेहरू रिपोर्ट को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे कि मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर वो आए किसके साथ, दिल्ली प्रपोजल्स के साथ, याद रखना। उसके बाद आए उनके दिल्ली प्रपोजल्स, उन्होंने अपने प्रपोजल्स दिए। हम नहीं मान रहे भाई तुम्हारी बात, हम ला रहे हैं अपने अलग प्रपोजल्स, तो वो दिल्ली प्रपोजल्स के साथ आई मुस्लिम लीग। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात, चलो इन्होंने भी बोला कि ठीक है ज्वाइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए। मुस्लिम्स को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना होना चाहिए, 1/3 रिजर्वेशन दो, ये बोला उन्होंने। 3 न्यू मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में मतलब जो है प्रोविंसेस बना दो, मतलब सिंध बलूचिस्तान और मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को मुस्लिम प्रोविंसेस बना दो। ठीक है, मुस्लिम प्रोविंसेस बना दो। और इसके अलावा इन्होंने क्या बोला, मुस्लिम्स को पंजाब और बंगाल में भी रिप्रेजेंटेशन दो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। हिंदू महासभा ने इन चीजों को रिजेक्ट कर दिया। तो दिल्ली प्रपोजल्स जो थी वो मुस्लिम लीग लेके आई थी नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में, ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर जैसे कि नेहरू और बोस भी इसके अगेंस्ट थे, वो चाहते थे कि भाई डोमिनियन स्टेटस तुम क्यों मांग रहे हो, अभी तो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, मेरे ख्याल से आपको याद होगा। उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था, काफी फेमस ऑर्गेनाइजेशन थी, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। क्या थी, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाई थी किसने, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर। इसी के बाद कि हमें नहीं चाहिए भाई, हमें तो क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और इसके इन्हीं के साथ श्रीनिवास अयंगर भी थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और श्रीनिवास अयंगर भी थे इनके साथ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, थोड़े से नाम कभी अब आ जाता है। तो ये कब बनाई थी इन्होंने, 1928 में ही बनाई थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हो गया। तो फिर उसके बाद जिन्ना के इनपुट्स आते हैं कुछ ऐसा। तो यही है नेहरू रिपोर्ट के बारे में, मेन चीजें तो यही, किसने एक्सेप्ट की किसने नहीं की, क्या चीजें उसमें मेन थी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 72, आंसर हो गया सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 73 पे।
क्वेश्चन नंबर 73 हमारी क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 हमारा है, कौन सा मूवमेंट किस वॉइसरॉय के टाइम पे हुआ था? ठीक है, जैसे गदर म्यूटिनी, चोरा चोरी, कौन थे उस टाइम पे? ठीक है, हमें बताना है कौन थे। सबसे पहले है क्या है हमारा, सबसे पहले है हमारा क्या, देखो अगर आप बात करोगे ना तो देखो, अगर करजन की अगर आप बात करो तो इसमें कौन कौन से, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो अब आप ये देखो भाई क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले है पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके उसमें था? पार्टीशन ऑफ बंगाल तो सबको पता होगा कि करजन थे उस टाइम पे, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरे बोले कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड 1932 के आसपास दिया गया था। ठीक है, आप सभी को पता है 32 के आसपास दिया गया था। और जो लॉर्ड इरविन थे ना, वो थे 1926 से 31 के बीच में, जो गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था, तो 26 से 31 के बीच में थे इरविन। तो उनके बाद कौन आए थे? उनके बाद आए थे ये लॉर्ड विलिंगडन। ठीक है, तो कम्युनल अवार्ड लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पे हुआ था। किसके टाइम पे? विलिंगडन के टाइम पे, ये इनके टाइम पे नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है सेकंड वाली। थर्ड बोल रहे हैं चोरा चोरी। देखो चोरा चोरी जो है 1922 के आसपास हुई थी, और क्या नाम लेते हैं 22 के आसपास। लॉर्ड रीडिंग जो थे वो 21 से लेके 26 तक, 1921 से लेके 26 तक ये थे हमारे वॉइस रॉय। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी है कि लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे चोरा चोरी हुई थी। उसके बाद आती है हमारी गदर म्यूटिनी। गदर म्यूटिनी होती है 1915 में, और 1911 से लेके 1916 तक, 11 से लेके सॉरी 10 से लेके 16 तक, 10 से लेके 16 तक हमारे एक वो थे लॉर्ड हार्डिंगे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंगे। तो इसका मतलब लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम पे हुई थी गदर म्यूटिनी। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम पे हुई थी लॉर्ड मिलिंगे। चेम्सफोर्ड कब थे? चेम्सफोर्ड थे हमारे 16 से लेके 21 तक, 1916 से लेके 21 तक, तो ध्यान रखना। तो यही है सारे। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल किन के टाइम पे हुआ था? तो हमारी सही कौन कौन सी दे रखी है? एक और दो, हमारी दो चीजें सही दे रखी हैं, ये दोनों हमारी गलत दे रखी, नहीं ये नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ ये फोर्थ भी हमारी गलत दे रखी है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सेकंड एंड फोर्थ हमारा रॉन्ग है। तो हमें बताने करेक्टली मैच कौन से हैं। तो दो पेयर हमारे करेक्टली मैच्ड हैं, और हमारे करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई अभी ये आपको पता होना चाहिए मोटे मोटी चीजें, कौन किस वॉइसरॉय के टाइम पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73 हमारा आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। पूरा ही बड़ा दे रखा है, किसी किस किस वॉइसरॉय की बात चल रही है ये। तो सबसे पहले है कि 1939 में ये हाउस ऑफ लॉर्ड में इन्होंने बोला और काफ़ी सारी चीज़ों पे स्ट्रेस किया, जैसे कि डिफरेंसेस अमंग इंडियंस, स्पेशली हिंदूज एंड मुस्लिम। उन्होंने कांग्रेस को प्योरली हिंदू ऑर्गेनाइजेशन नाम दे दिया। चर्चिल के एजम्पशन से जो प्राइम मिनिस्टर बने 1940 में, ही देन ऑफर्ड हिज रेजिग्नेशन। उन्हें अपना ऑफर दे दिया, फीलिंग दैट हिज आइडियाज एंड चर्चिल्स regarding India were so different that he remarked, I could only end by becoming an embarrassment to him। तो इन्होंने रिजाइन भी कर दिया था। तो ये किन की बात चल रही है? ठीक है, तो ये किन की बात चल रही है? तो 1940 में चर्चिल पीएम बने, तो किन की बात चल रही है? तो याद रखना ये लॉर्ड जेटलैंड की बात चल रही है। इसके बारे में लॉर्ड जेटलैंड की बात देखो, अभी मैंने विलिंगडन की बात की थी। ठीक है, विलिंगडन की अभी बात कही थी, 31 से लेके 36 के बीच में थे ये। ठीक है, विलिंगडन काफी बाद में आए थे विलिंगडन। फिर आगे हमारे लिनलिथगो। लिनलिथगो 36 से 44 के बीच में थे हमारे लिनलिथगो। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे लॉर्ड वेवल, तो ये 44 से लेके 47 के बीच में थे। ठीक है, माउंटबेटन कब से लेके 47 48 में माउंटबेटन थे। तो ये थे, तो ये अगर आपको पता है तो आप कर लोगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 74, और वैसे कोई थे नहीं वाइसरॉय वगैरह, कुछ दे नहीं रखा, तो इसका मतलब ये कौन थे? लॉर्ड जेटलैंड थे। इससे आपको पता चल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 हमारा आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आई थिंक मेरे को स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से आपकी स्क्रीन चेंज हो गई है। क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में बताना है, चागास डिजीज के बारे में। अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस भी बोला जाता है चागास को। ठीक है, अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस भी बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले बोल रहे हैं ये कम्युनिकेबल पैरासाइटिक डिजीज है जो मोस्ट प्रेवलेंट रहती है अमेरिका में। सेकंड बोल रहे हैं कोजल, मतलब कैजुअल कॉन्टेक्ट से फैल जाती है ह्यूमंस और एनिमल्स में। याद रखना ये कैजुअल कॉन्टेक्ट से तो बिल्कुल भी नहीं फैलती है। ठीक है, चागास डिजीज काफी ज्यादा न्यूज़पेपर में इसका नाम आता है। कम्युनिकेबल पैरासाइट डिजीज है जो अमेरिका में रेलिवेंट है, और कोई वैक्सीन नहीं है अभी इसके लिए, बिल्कुल इसके लिए भी कोई वैक्सीन नहीं है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? बी। ठीक है, बग्स इसको फैलाते हैं जिसको ट्राई एटोमिक्स, या इसको किसिंग बग भी बोलते हैं। नाम सुना होगा आपने, किसिंग बग।
या फिर जिसको बोलते हैं ट्राई एटम माइंस, ठीक है, ट्राई एटम माइंस, ये वाले जो बग्स हैं ये इसको ट्रांसमिट करते हैं, इस फैमिली के बग जिनको किसिंग बग भी बोला जाता है, ये इनको ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, मतलब कॉन्जेनाइटल ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, उनमें ये मेनली मतलब फैल सकती है। ठीक है, तो वो ये है हमारा इसके बारे में। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा आंसर क्या हो गया, बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, जलियांवाला बाग मैसाकर के बारे में बताना है। जलियांवाला बाग के बारे में बताना भी, देख बताओ जल्दी जल्दी से। सबसे पहले, लार्ज क्राउड गैदर्ड एट जलियांवाला बाग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। आप सभी को पता होगा ये स्टेटमेंट हमारी क्या दे रखी है, बिल्कुल सही दे रखी है। उन्हीं के लिए वो जो क्राउड थी वो मतलब वो हुई थी, क्राउड आई थी वहां पे, गैदर हुई थी। आफ्टर द इंसिडेंट महात्मा गांधी फॉर्म्ड सत्याग्रह सभा टू ऑर्गेनाइज एन ऑल इंडिया हड़ताल अगेंस्ट द मैसाकर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बनाई थी, गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बनाई थी, लेकिन वो रोल्ट एक्ट के अगेंस्ट बनाई थी। ठीक है, याद रखना। क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड गाइज। ठीक है, तो इन्होंने सत्याग्रह सभा बनाई थी, लेकिन वो किसके अगेंस्ट बनाई थी, वो इन्होंने बनाई थी रोल्ट एक्ट के अगेंस्ट। रोल्ट एक्ट के अगेंस्ट, जो मतलब अंग्रेज लेके आए थे ना रोल्ट एक्ट, उसके अगेंस्ट बनाई थी, ना कि इस इंसिडेंट के अगेंस्ट। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, सत्याग्रह सभा इन्होंने बनाई थी, और 1919 में बनाई थी इन्होंने, 1919 में, फरवरी 1919 में इन्होंने सत्याग्रह सभा बनाई थी। लेकिन वो किसके लिए बनाई थी वो आपको पता चल गया। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर करेक्ट बतानी है, तो करेक्ट हमारा क्या है, ए। इसके बाद गवर्नमेंट ने हंटर कमेटी भी बिठाई थी, ताकि मतलब जो भी इंक्वायरी करने के लिए। कौन सी कमेटी बैठी थी यहाँ पे, हंटर कमेटी बैठी थी। कौन सी कमेटी बैठी थी यहाँ पे, हंटर कमेटी बैठी थी। ठीक है, ध्यान रखना। कौन सी कमेटी बैठी थी यहाँ पे, हंटर कमेटी बैठी थी। तो अब जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, वुड्स डिस्पैच के बारे में बताना है। वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 के बारे में बताना। बोल रहे हैं कि इट वाज इंटेंडेड टू रिजॉल्व द ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी विद रिगार्ड टू एजुकेशन इन इंडिया। बोले कि वुड डिस्पैच भेजा गया था इस कंट्रोवर्सी को एंड करने के लिए, कि अंग्रेजी पढ़ाई जाए या लोकल लेवल में एजुकेशन दी जाए, उसके बारे में। सबसे पहले सेकंड बोले, इट डायरेक्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मास एजुकेशन, मास एजुकेशन, और मास एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी गई थी। तो ये ध्यान रखना। तो क्या ध्यान रखना है आपको इसमें, तो क्या था ये बताओ भाई जल्दी से। देखो, सबसे पहले, इट वाज इंटेंडेड टू रिजॉल्व द ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। देखो, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी तो पहले ही एंड हो गई थी, वो पहले ही एंड हो गई थी, मतलब 1935 में। मतलब क्या था, मतलब जो मैकॉले का मिनट आया था 1935 में, तभी एंड हो गई थी, जब इन्होंने एंग्लिसिस्ट को फेवर कर दिया था। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहीं पे रिजोल्व करने की बात की गई, नहीं, वो पहले हो गई थी कि हम एंग्लिशिज्म, इंग्लिश को पढ़ाएंगे। ठीक है, और वहीं पे एक बात हुई थी, मैकॉले मिनट ने, मतलब उसी टाइम पे बात हुई थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की, मतलब कि हम ऊपर वालों को पढ़ा देंगे इंग्लिश और वो मतलब नीचे फिल्ट्रेट हो जाएगी, वैसी कुछ थ्योरी दी थी। ठीक है, तो ध्यान रखा, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी वहां पे आई थी। तो ये नहीं है कि ये इस कंट्रोवर्सी को रिजोल्व करने के लिए आई थी, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड बोले, इट डायरेक्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मास एजुकेशन। बिल्कुल ये चाहती थी कि मास एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट ले। ठीक है, वुड डिस्पैच में और भी काफी सारी चीजें थी। देखो, सबसे पहले तो वुड डिस्पैच को ना मैग्ना कार्टा बोला जाता है इंग्लिश एजुकेशन का। ठीक है, क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है इंग्लिश एजुकेशन का, मतलब इसको। ठीक है, सबसे पहले ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट था, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था, ताकि एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए। एजुकेशन को कैसे स्प्रेड किया जाए, एजुकेशन के स्प्रेड के लिए था। इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एजुकेशन की। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिपुडिएट कर दिया, और इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए मास एजुकेशन की। और इन्होंने बोला कि भाई कई लेवल पे एजुकेशन दिया जाए, जैसे कि सबसे पहले है लोअर लेवल, प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल्स में जो है ओरिएंटलिस्ट, मतलब जो नॉर्मल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में मतलब वो एजुकेशन दी जाए। उसके बाद आते हैं हमारे हाई स्कूल। हाई स्कूल में मतलब वर्नाकुलर और इंग्लिश दोनों ही की मतलब मिक्स एजुकेशन देनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कौन से कॉलेज, एफिलिएटेड कॉलेज। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे एफिलिएटेड कॉलेज जो डिस्ट्रिक्ट्स में बनते हैं, और फिर आ जाती है हमारी एफिलिएट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, जो प्रेसिडेंसी टाउन्स में होती थी, जैसे कि मुंबई, बॉम्बे, कोलकाता। ठीक है, तो इनको किस चीज में एजुकेशन दी जाए, इनको इंग्लिश में। कॉलेज और यूनिवर्सिटी को इंग्लिश में एजुकेशन दी जाए, जबकि जो हाई स्कूल्स हैं उनको दोनों में, और क्या नाम लेते हैं, प्राइमरी स्कूल्स में केवल और केवल वर्नाकुलर मतलब लैंग्वेज का यूज की जाए। इसके अलावा उन्होंने फीमेल एजुकेशन, ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग, इन चीजों पे भी ध्यान दिया। याद रखना, टीचर्स ट्रेनिंग में सेकुलर एजुकेशन,
ठीक है। और उन्होंने बोला कि प्राइवेट इंटरप्राइज को गवर्नमेंट को क्या देना चाहिए, ग्रांट इन एड, ताकि वो भी एजुकेशन को प्रमोट कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीजें ही वुड्स डिस्पैच में बताई गई थी, ध्यान रखना। ठीक है, वुड डिस्पैच में ये सारी चीजें बताई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 77 हमारा बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो आपको दिख रही है भाई करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, बी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक है, वुड डिस्पैच के बारे में। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से 1 पे जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, विद रेफरेंस टू डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द क्वेश्चंस ऑफ इंडियन सपोर्ट टू ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स इन वर्ल्ड वॉर 2, हमें कुछ स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। ठीक है, क्या कंसीडर करना है, करेक्ट बताना है, करेक्ट। ठीक है, डिफरेंट ओपिनियंस के बारे में। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू एडवोकेटेड अनकंडीशनल सपोर्ट टू द एलाइड पावर, बोले कि जवाहरलाल नेहरू ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया एलाइड पावर्स को। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे की बात चल रही है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बात चल रही है। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस एंड अदर सोशलिस्ट लीडर्स वर ऑफ द व्यू टू टेक एडवांटेज ऑफ सिचुएशन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ये तो आप सभी को पता होगा कि बेबी ये तो बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस जी बोल रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, कि हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए, कल भी ये बात हुई थी। ठीक है, इस बात का हमें फायदा उठाना चाहिए, गांधी जी लेकिन मना कर रहे थे। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। थर्ड बोल रहे हैं महात्मा गांधी जी वॉज ऑफ द व्यू दैट नो इंडियन पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड वॉर 2 एट द सेम टाइम नो अपॉर्चुनिस्टिक व्यू ऑफ द सिचुएशन आइदर। बोल रहे हैं कि ना तो हम टेक पार्ट करेंगे और ना ही हम क्या नाम लेते हैं कोई अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी का यूज भी नहीं करेंगे। देखो, ये जो बात बोली थी ना कि हम ना तो पार्टिसिपेट करेंगे और ना ही अपॉर्चुनिस्टिक व्यू रखेंगे, ये बात थी किसकी, ये बात थी जवाहरलाल नेहरू जी की। ये सोच रहे थे जवाहरलाल नेहरू, बोल रहे थे कि भाई ना तो हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ना ही हम इस सिचुएशन का फायदा उठाएंगे। ये बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि ये महात्मा गांधी ने बोला था। सुभाष चंद्र बोस ने बोला था इस बात का फायदा उठा लो, एडवांटेज ले लो इस चीज का। महात्मा गांधी क्या चाहते थे, अनकंडीशनल सपोर्ट चाहते थे एलाइड पावर्स को कि भाई दे दो। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं, ये गांधी जी चाहते थे कि एलाइड पावर्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि जवाहरलाल नेहरू चाहते थे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अलग अलग ओपिनियन वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में किसके थे। ठीक है, तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 78 क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो आपको दिख रही है ऊपर करेक्ट, एक ही पे लिखा हुआ है, सेकंड पे तो केवल सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 78 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1722 में जो अवध के किंग थे, अवध का किंगडम था, वो किसने फाउंड किया था भाई, अब ये बता दो जल्दी से, किसने फाउंड किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी से बताओ किसने फाउंड किया था, बहुत फेमस है। ठीक है, बुरहान उल मुल्क ने, सादत खान बुरहान उल मुल्क ने 1722 में अवध के किंगडम को क्या किया था, फाउंड किया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सेकंड नवाब अवध के 1739 में कौन बने थे, काफी ज्यादा फेमस है, सफदरजंग। कौन से थे, सफदरजंग। हॉस्पिटल भी है ना, सफदरजंग। तो सफदरजंग क्या थे, सेकंड नवाब थे अवध के। ठीक है, उनके सन थे फिर सुजाउद्दौला, आपने नाम सुना होगा, शुजाउद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला उनके वो थे। फिर उसके बाद आते हैं अलीवर्दी खान, बंगाल में रूल करते हैं 1740 से यहाँ तक। वो बंगाल के रूलर थे अलीवर्दी खान, तो ये बंगाल के रूलर थे। सफदरजंग अभी बता दिया उनके सन थे। ठीक है, सुजाउद्दौला उनके सन थे। ठीक है, तो ये तीनों तो वो हैं, ये बंगाल के रूलर हैं और ये इनके बेटे हैं, ये इनके बेटे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये इसलिए दे रखे हैं। ठीक है, सुजाउद्दौला ने 54 से लेके 75 तक इन्होंने रूल किया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, क्या नाम लेते हैं, 79। तो क्वेश्चन हो गया 79। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। 80 हमें क्या बोलता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बारे में बात करनी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रिजोल्यूशन के बारे में बात करनी है जो 1922 में उन्होंने किया था, जिसको बारदोली रिजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1922 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रिजोल्यूशन आता है 1922 में, जिसको बारदोली रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, किसके बारे में था ये, जल्दी जल्दी से बताओ भाई, बारदोली के बारे में बताओ। ठीक है, आंसर लगाओ। देखो, सबसे पहले है बारदोली सत्याग्रह, कब आया था, 1926 के इस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, वो अलग था। 1928 में एंड हुआ था, नो टैक्स मूवमेंट था। बारदोली सत्याग्रह जहाँ पे सरदार पटेल भी ऐड हुए थे, वो अलग है। ये बारदोली रिजोल्यूशन अलग है। तो हमें इसके बारे में बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो बारदोली सत्याग्रह और बारदोली जो ये क्या नाम लेते हैं, बारदोली सत्याग्रह और बारदोली रिजोल्यूशन दोनों अलग थे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये क्या थे, पीजेंट वर आस्क्ड टू पे टैक्सेस एंड टीनेंट्स टू पे रेंट्स। तो ये पीजेंट्स मतलब बारदोली रिजोल्यूशन में ये बोला था कि जो पीजेंट्स है वो अपना टैक्स
टैक्स दे दें और टेनेंट्स जो है वो अपने रेंट्स दे दें। ठीक है, 1922 में आया था ये चीज है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था उसको क्या किया गया था, कैंसिल किया गया था, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई थी, चोरा चोरी इंसिडेंट हो गया था। कब, 5 को, तभी तो हुआ था ये, 5 को चोरा चोरी इंसिडेंट हो गया था। तो 12 को ये बारदोली में रिजोल्यूशन लाया गया, याद रखना। ठीक है, 6 दिन बाद 5 को चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये लाया गया। ठीक है, और फिर मार्च 2022 में क्या होता है, गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं 6 साल के लिए, आप सभी को पता है। मार्च 2022 में क्या होता है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर कांग्रेस मतलब बारदोली, बारदोली की जगह कहाँ पे, सूरत में, वहां पे मिलती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया कि देखो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, नॉन कोऑपरेशन को रिजेक्ट कर दिया था, तो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था इन्होंने। ठीक है, सीआर दास ने रिजोल्यूशन, सीआर दास का रिजोल्यूशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 1920 में नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां पे सीआर दास ने अपना रिजोल्यूशन पास किया था, और वहां पे प्रेसिडेंट विजय रघवाचार्य कुछ ऐसे थे। ठीक है, तो ये है, तो ये स्टेटमेंट अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 80 हमारा आंसर क्या हो जाता है, डी। ठीक है, आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 81 पे। ठीक है, और 81 के लिए मेरे को स्क्रीन नंबर 2 पे चेंज करना पड़ेगा, और फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 हमें क्या बोलता है, साहू के बारे में बताना है। जो शिवाजी के पोते थे साहू, उनके बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले ही हैड बीन अ प्रिजनर इन हैंड ऑफ औरंगजेब फॉर मोर देन 15 ईयर्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये औरंगजेब के हाथों में 15 साल तक प्रिजनर थे। ही हैड अ कंफ्लिक्ट विद हिज आंट ताराबाई ओवर सीट ऑफ पावर। बिल्कुल इनका कंफ्लिक्ट भी चल रहा था। बालाजी विश्वनाथ को इन्होंने अपना पेशवा बनाया था। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है, तीनों ही स्टेटमेंट इनकी सही है। ठीक है, और इनका ताराबाई जो थी ना, ये इनके साथ साथ मतलब 1708 यहाँ पे इनका वार भी हुआ था इनके साथ, वो ताराबाई के साथ, ताकि मतलब कौन उनको वो करेगा। ठीक है, पहले इनके पीएम कौन थे, बाजीराव पिंगाले। ठीक है, पहले इनके मतलब जो वो थे पीएम कौन थे, बाजीराव पिंगाले, जिनको क्या नाम लेते हैं, पकड़ लिया था किसी ने, कान्हो जी ने मतलब इनको पकड़ लिया था। ठीक है, याद रखना, बाजीराव पिंगाले को किसी ने पकड़ लिया था। फिर इन्होंने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया था, ताकि कान्हो जी को रिप्रेस किया जा सके, क्योंकि वो मतलब उनकी मतलब सतारा की तरफ आ रहा था। साहू की कैपिटल थी सतारा। ठीक है, याद रखना, साहू की कैपिटल थी सतारा, उनकी कैपिटल की तरफ आ रहा था कौन, मतलब कान्हो जी, जिन्होंने मतलब उनके पहले जो पीएम थे उनको पकड़ा था। बाजीराव पिंगाले को कान्हो जी ने पकड़ लिया था, वो कैप्चर करा था, तो फिर उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को अपना वो बनाया। ठीक है, फिर इन्होंने दोनों ने मतलब कान्होजी और बालाजी जो थे, इन्होंने अपना नेगोशिएशन कर लिया, पूरा एम्पायर उन्होंने वो किया, और फिर ये बहुत सारी चीजें की उन्होंने, चौथ सरदेशमुखी लगाना स्टार्ट किया, ये वो। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये थे मतलब साहू के बारे में, तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, किसके बारे में, साहू के बारे में बतानी थी, तो सारी स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाती हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। देखो भाई, जल्दी जल्दी से, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ऐसे मत करो। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, और शेयर भी कर दो जिसको अच्छा लग रहा हो। साइमन कमीशन 1927 के बारे में बताना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्राइमरी रीजन क्या था कि उसने बॉयकॉट किया, मतलब मोस्ट ऑफ द लीडर्स ने उसको बॉयकॉट किया था, प्राइमरी रीजन क्या था। अब ये भी आप नहीं करोगे तो मैं क्या ही बोलूंगी, जल्दी से निशान लगाओ। ठीक है, क्योंकि सारे जो मेंबर्स थे वो क्या थे, इंग्लिश मैन थे, इंडिया का कोई मेंबर नहीं था, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 82 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। हमारा है वेवल प्लान। वेवल प्लान के प्रपोजल्स क्या क्या मेड किए गए थे वेवल प्लान में। ठीक है, वेवल प्लान, ठीक है, वेवल प्लान सबसे पहले आपको बताया, ये क्या बोलते हैं, राजगोपालाचारी फॉर्मूला आता है, उसके बाद आता है हमारा देसाई लियाकत पैक्ट, और उसके बाद आता है हमारा वेवल प्लान। ठीक है, ये आते हैं, तो आपको पता है वेवल प्लान के बारे में बताना है। विद द एक्सेप्शन ऑफ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ, जितने भी मेंबर होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वो क्या होंगे, इंडियंस होंगे। बिल्कुल इन्होंने बोला था, बिल्कुल इन्होंने बोला था, बोली थी ये चीज। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोली थी, और ये आया कब था, 1945 में आया था शिमला में। कब आया था, शिमला में, जून में। ठीक है, और फिर एक कास्ट हिंदूज और मुस्लिम को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। बिल्कुल इन्होंने बोला था कास्ट हिंदूज और इसके मतलब दिया जाएगा। देसाई लियाकत पैक्ट के बाद आया था कास्ट हिंदूज और मुस्लिम को क्या दिया जाएगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। बिल्कुल दीप बोला था। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है। ठीक है,
अब इसके ये तो दो प्रपोजल्स है, और क्या क्या प्रपोजल्स है, और भी तो काफी सारे प्रपोजल्स होंगे, और भी प्रपोजल थे, जैसे कि जो कि भी रिकंस्ट्रक्टेड काउंसिल, जो हम एक काउंसिल बनाएंगे रिकंस्ट्रक्टेड काउंसिल जो होगी वही इंटीरियम गवर्नमेंट की तरह काम करेगी, हम उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की मतलब के अंडर उसको बना देंगे। उसके अलावा जो इन्होंने क्या दी, बोले कि गवर्नर जनरल के पास विटो पावर होगी, वैसे तो मतलब काउंसिल से मिनिस्टर से एडवाइस पे काम करेंगे, लेकिन उनके पास विटो पावर भी होगी। वॉर के बाद देखेंगे कि भाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है, हम आपको नेगोशिएशंस को ओपन रखेंगे। इसके अलावा वॉइस रॉय के लिए जॉइंट और सेपरेट लिस्ट कर दी कि मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो कुछ नॉमिनेशंस भी कर सकते थे, ठीक है, वॉइस रॉय ये थी। फिर मतलब कांग्रेस ने तो मतलब इस रिपोर्ट को मतलब मेनली क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हमें तो केवल कास्ट हिंदू पार्टी बना दिया है, जबकि हम कास्ट हिंदू पार्टी नहीं है भाई, हमारे में तो हिंदू मेंबर्स भी हैं मतलब और मुस्लिम मेंबर्स भी हैं। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, जितने भी मेंबर्स हों मुस्लिम, ये बोले थे ना कि कास्ट हिंदू और मुस्लिम्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, इन्होंने बोला कि जितने भी मुस्लिम्स लिए जाएं वो मुस्लिम लीग से लिए जाएं, ठीक है, ये इन्होंने बोल दिया। तो दोनों मतलब यही था, फाइनली ब्रेक डाउन हो गया बात का, और लीग की पोजीशन तो यहाँ पे भी इंक्रीज हो गई थी, चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज था, लेकिन कांग्रेस ने इसको ऑब्जेक्ट किया था इस पे। तो ये था वेवल प्लान। वेवल प्लान में आपको पता चल गया क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए था भाई, मेन था कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पे सोल्यूशन हो जाए, कैसे मतलब गवर्नमेंट बनाई जाए, उस पे सोल्यूशन हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 83 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 हमें क्या बोलता है, ऑल इंडिया तिलक मेमोरियल स्वराज फंड, स्वराज फंड जो था, ऑल इंडिया तिलक मेमोरियल स्वराज फंड वॉज क्रिएटेड टू रेज फंड फॉर विच फॉलोइंग, किस मूवमेंट के लिए स्टार्ट किया गया था, स्वराज फंड किस मूवमेंट में मतलब फंड रेज करने के लिए स्टार्ट किया था, जल्दी जल्दी बताओ भाई। स्वराज फंड किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फंड करने के लिए, किसको, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फंड करने के लिए किया गया था, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 सेकेंड भाई, 1 सेकेंड। हम्म 1। हम्म मेरे ख्याल से स्क्रीन चेंज हो गई है, ठीक है। तो ऑल इंडिया तिलक मेमोरियल स्वराज फंड के बारे में बताना है, वो किसको कहाँ से फंड रेज करने के लिए किया गया था, बता दिया मैंने, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से फंड रेज करने के लिए किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। काफी इंपॉर्टेंट है भाई 85। राजकोट सत्याग्रह क्या है, काफी फेमस सत्याग्रह है, ठीक है, न्यूज में भी आता रहता है ये। सबसे पहले इट स्टार्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट अटेम्प्ट ऑफ सेलिंग ऑफ मोनोपलीज फॉर द सेल ऑफ मैचेस शुगर राइस एंड सिनेमा लाइसेंस टू इंडिविजुअल मर्चेंट्स। ये स्टार्ट हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट ऑफ सेलिंग मोनोपलीज, ठीक है। देखो दूसरी चीज बोले, मेन डिमांड्स इंक्लूडेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिडक्शन इन टैक्सेस एंड स्टेट एक्सपेंडिचर, इट वाज लेड बाय जेठालाल जोशी एंड यूएन डेबार। देखो सबसे पहले तो राजकोट सत्याग्रह हुआ कब था, 38-39 में हुआ था, 39 याद रखो, ठीक है। वहां पे एक देखो पहले मतलब क्या था, प्रोविंसेस थी, अलग अलग प्रोविंसेस थी, तो राजकोट भी एक प्रोविंस है। वहां पे एक रूलर थे ठाकोरे, ठाकोरे साहिब, ठीक है, ठाकोरे साहिब एक रूलर थे, वहां पे रूल करते थे। तो प्रिंसली स्टेट्स थी राजकोट, वहां पे लोगों ने सत्याग्रह किया था, राजा के खिलाफ किया था। क्यों, क्योंकि ये राजा बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी लाइफ जीने में विश्वास रखता था, ठीक है, बहुत ही लेविश लाइफ जीता था, सारे इसने रिसोर्सेज वो कर दिए। इनकी ऐसी मतलब फाइनेंशियल इतनी ऐसी कंडीशन आ गई ना इनके पास की इनको ट्रेड मोनोप्लीज सेल करनी पड़ी। इनको क्या करना पड़ा, अपनी ट्रेड मोनोप्लीज को सेल करना पड़ा, किसको, इंडिविजुअल मर्चेंट्स को। तो किसने की जो ये वो थी वो सेल किसने की, तो ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेल नहीं की इनकी मोनोप्लीज को, इन्होंने खुद सेल किया, क्योंकि इनके पास उतने भी रिसोर्सेज नहीं बचे थे कि ये अपना डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। इसके लिए उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया कि भाई किसी इंडिविजुअल मर्चेंट को बोल दिया भाई शुगर तू सारी शुगर तू बेच ले और इतने पैसे मेरे को दे दे, कुछ ऐसा इन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इतनी गंदी कंडीशन आ गई थी। तो फिर लोगों ने इनके अगेंस्ट स्टार्ट किया, जेठालाल जोशी और यूएन देबार, इनके भी अगेंस्ट और ब्रिटिश के भी अगेंस्ट इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट्स में लोगों ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। इनकी मेन डिमांड ये थी और इनके मेन लीडर ये थे, लेकिन ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का अटेम्प्ट नहीं था कि उन्होंने मोनोपली सेल की थी, राजा ने ही खुद अपनी मोनोपली सेल की थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 85 हमारा आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है हमारा, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो करेक्ट हमारी सी हो जाती है स्टेटमेंट, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हम फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, इसके बारे में रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। और यहीं पे लोगों का साथ कौन देती है, कांग्रेस। अब मैंने कल के ही शायद कल का ही टेस्ट था जिसमें पहले 50 क्वेश्चंस का ही टेस्ट था, उसमें उसमें आया था कि भाई कांग्रेस की पॉलिसी कब चेंज हुई थी प्रिंसली स्टेट्स के दौरान। पहले तो कांग्रेस प्रिंसली स्टेट्स में कुछ मतलब करती ही नहीं थी, मतलब कुछ उनके पे ध्यान देती नहीं थी या उनके लोगों के साथ करती नहीं थी। फिर उन्होंने उन लोगों के साथ अटैच करना स्टार्ट किया, उन लोगों को भी, प्रिंसली स्टेट वाले लोगों को भी वो करना स्टार्ट किया। ये कब हुआ था, त्रिपुरी सेशन में हुआ था,
कब हुआ था? त्रिपुरी सेशन जो हुआ था 1939 में, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे, वहां पे मतलब त्रिपुरी सेशन में उनकी पॉलिसी चेंज हुई थी प्रिंसली स्टेट के अगेंस्ट। और ये जो राजकोट सत्याग्रह हुआ ना, ये फर्स्ट टेस्ट हुआ उनका कि जो उन्होंने पॉलिसी चेंज की थी क्या वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो कांग्रेस ने यहाँ पे उनका साथ भी दिया था, ठीक है, राजकोट सत्याग्रह में लोगों का। तो ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात चल रही है। किसके बारे में? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी ने ट्रेडिंग डिपो बनाए सूरत में, अहमदाबाद में, वेस्ट इंडिया में, और डच पार्लियामेंट ने इंपावर कर दिया था कंपनी को कि वो ट्रीटी कर सकती है अपने आप, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी जो है इसके बारे में क्या दे रखे हैं, बिल्कुल सही दे रखी है, ठीक है। तो अब बात आ जाती है कि भाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कब थी? 1602 में बनी थी। कब बनी थी? 1602 में। नीदरलैंड की कंपनी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 में बनी थी। और डच पार्लियामेंट ने इसको सारी पावर दे दी थी कि भाई तुम चाहे तुम मतलब एक चार्टर दे दिया था बना के, आप वॉर करो, ट्रीटी करो, टेरिटरी को गेन करो, या फिर फोर्ट बनाओ, वहां पे कुछ भी बनाओ, ठीक है। तो सारी पावर इनको दे दी थी डच को, ठीक है। लेकिन इनका याद रखना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन जो इंटरेस्ट था ना वो था इंडोनेशिया और ट्रेड, ठीक है। ये कमर्शियल एक्टिविटीज में इनका ज्यादा भरोसा था। और इंडोनेशिया इनका मेन टारगेट था क्योंकि वहाँ पे स्पाइस का ट्रेड होता था और क्या नाम लेते हैं ये ब्लैक पेपर वगैरह का ट्रेड होता था। एक और चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये था इनका मेन टारगेट। इंडिया इनका टारगेट नहीं था। पहली बात तो इंडिया इनका मेन टारगेट नहीं था। दूसरी, ये कोई टेरिटोरियल या अंपायर बिल्डिंग के लिए नहीं आए थे। इनका मेन टारगेट था ट्रेड, कमर्शियल रिलेशन स्टेब्लिश करना, ठीक है, कमर्शियल वो करना। तो अंपायर बिल्डिंग इनका मतलब नैरेटिव नहीं था। तो ध्यान रखना। तो क्या थी डच डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस लिए आई थी? 1602 में बता दिया भाई। मेन ध्यान इनका कहाँ पे था? ये इनको पावर दी गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो, मेन टारगेट इनका इंडोनेशिया था, लेकिन इंडिया में भी इनकी काफी सारी फैक्ट्रीज खुली हुई थी, ठीक है। इंडिया में भी इनकी काफी सारी फैक्ट्रीज खुली हुई थी डच की। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे वेस्ट कोस्ट मान लो, यहाँ पे ईस्ट कोस्ट मान लो। ईस्ट कोस्ट पे काफी सारी थी। जैसे कि सबसे सबसे पहली जो वो खोली ना इन्होंने, मतलब ईस्ट कोस्ट पे जो अपनी फैक्ट्री खोली, वो कल खोली इन्होंने मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। वैसे इंडिया की भी फर्स्ट थी, मतलब 1602 में तो आई थी। 1605 में इन्होंने पहली मसूलीपट्टनम आंध्रा में इन्होंने अपनी मतलब जो फैक्ट्री है वो खोल ली थी। इनकी और फैक्ट्री कहाँ पे थी? नागापट्टनम, मद्रास के आसपास, ठीक है। फिर एक थी चिंसुरा बंगाल, चिंसुरा बंगाल, पुलिकट, ठीक है, 1616 में ये थी, ठीक है। ध्यान रखना। तो यहाँ पे मतलब ईस्ट कोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ यहाँ पे इनकी मतलब जो है फैक्ट्री के या ट्रेडिंग डिपो थे। वेस्ट साइड पे बात करें, मेनली मतलब जगहें थी इनकी, एक तो केरला और एक गुजरात। तो गुजरात में तो सूरत, अहमदाबाद, भरूच, कैम्बे, तो ये जगह थी, ठीक है, जहाँ पे मेनली गुजरात में ये करते थे। और अगर बात करें केरला की तो कोच्चि, केरला में कोच्चि, ठीक है, कोच्चि केरला में। तो ये जगह थी जहाँ पे इन्होंने, और लास्ट फैक्ट्री मतलब मान लो 1663 में इन्होंने मेन फैक्ट्री जो है ये कोच्चि में लगाई थी। ध्यान रखना इसका, ठीक है। यूपी क्या सेंट्रल इंडिया में भी कहीं थी? यस, एक इस फैक्ट्री थी यूपी में, जिस जहाँ थी आगरा में, और बिहार में पटना में। अगर बिहार की बात करें वहां पे क्या थी? पटना में। तो ये फैक्ट्रीज थी मेनली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। कहाँ पे उनका मेजर फोकस था? कहाँ पे उन्होंने अपने डिपो बनाए थे? फिर इन्होंने मतलब पोर्टुगीज से क्या नाम लेते हैं 1658 में पूरा श्रीलंका भी खरीद लिया था, बोल रही हूँ, कैप्चर कर लिया था। इंडिया से कौन कौन से आइटम्स को ये एक्सपोर्ट करते थे? बहुत सारे थे, जैसे कि इंडिगो हो गया, राइस हो गया, साल्ट पिट्री हो गया, ठीक है, साल्ट पिट्री हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, मतलब रो सिल्क, टेक्सटाइल, साल्ट पिट्री, ओपियम हो गया, ठीक है। ये सारी चीजों को यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। सबसे लास्ट में इनका एक बैटल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है ब्रिटिश के साथ, बैटल ऑफ हुगली। क्या नाम है? बैटल ऑफ हुगली, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बैटल ऑफ हुगली याद रखना। बैटल ऑफ हुगली को ही बैटल ऑफ बिदारा या फिर बैटल ऑफ चिंसुरा भी बोलते हैं। बैटल ऑफ हुगली को ही बैटल ऑफ बिदारा, बैटल ऑफ चिंसुरा अगर कहीं आ जाए सेम ही है। ये हुआ था 1759 में, जहाँ पे मतलब फाइनल डिफीट हो गई थी डच की, और डच और ब्रिटिश के बीच में वार हुआ था। और डच मतलब बिल्कुल ही इंडिया से चले गए थे, मतलब ट्रेडिंग डिपो थे लेकिन वैसे चले गए थे। तो ये बैटल ऑफ हुगली था, ठीक है। तो याद रखना बैटल ऑफ हुगली किस किस के बीच में हुआ था? ब्रिटिश और डच के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ बिदारा भी इसी को बोलते हैं, बैटल ऑफ चिंसुरा भी सेम ही नाम है ये, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 86 हो जाता है कंप्लीट। किसके बारे में था? डच ईस्ट इंडियन कंपनी के बारे में था। मेरे ख्याल से आपका ये क्वेश्चन अच्छे से हो गया होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 86 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे, और उससे पहले मेरे को स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से स्क्रीन चेंज भी हो गई है। और आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके बारे में है, हमारा है दामिनी कोह के बारे में। जल्दी बताओ भाई, टर्म दामिनी कोह कहाँ यूज होती है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में कहाँ यूज होती है, जल्दी से बताओ। ठीक है, कहाँ यूज होती है मैं बता रही हूँ भाई, जल्दी से, नहीं तो जल्दी जल्दी बता दो। ठीक है, कहाँ यूज होती है, ये होती है, ये एरिया डिमार्केट किया था ब्रिटिश ने कल्टीवेटर्स के सेटलमेंट के लिए। मतलब क्या बोला था, जो ये शिफ्टिंग वगैरह कल्टीवेशन करते थे ना, तो उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर जगह एक कम्युनिटी को दे दी। संथाल्स नाम सुना है आपने, संथाल्स को दे दी। ठीक ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्रैक्ट इन्होंने किसको दे दिया, संथाल को दे दिया। ठीक है, संथाल को दे दिया, वही उस पर खेती करते थे नियर राजमहल हिल्स। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश की आप सभी को पता है पॉलिसी कैसी थी, टैक्स बहुत ज्यादा, जमींदारी बहुत ज्यादा ले लेते थे, ये वो। इसके कारण क्या हुआ, फाइनली ये जो लैंड दामिनी को इन्होंने ली थी उस पर काफी ज्यादा टैक्स ये वो करने लगे, तो फिर होता है संथाल रेबिलियन, आपने सबने सुना होगा। 1856 55 56 के आसपास हुआ था संथाल रेबिलियन। संथाल रेबिलियन किसके अंडर हुआ था, सिद्धू एंड कान्हू के अंडर हुआ था। ठीक है, इन्होंने पूरे एरिया को जो भी था ना, मतलब क्या बोलते हैं, राजमहल से लेके और भागलपुर से लेके राजमहल तक के एरिया को ऑटोनोमस बोल दिया था। बोले कि यहाँ पे कंपनी का रूल एंड हो गया है। फिर रेबिलियन को सप्रेस कर दिया गया था 1856 में। तो यही था कि मेनली संथाल्स को ये लैंड दी गई थी काट के, और फिर वहीं पे ताकि वो सेटल्ड होकर एग्रीकल्चर कर सके, और सेटल होकर एग्रीकल्चर करने लगे तो फिर वहां पे बहुत ज्यादा टैक्स उनसे लेने लगे। रिप्रेसिव पॉलिसीज ब्रिटिश की, आप सभी को पता है, जमींदार की जो भी चल रही थी, फेमाइन वगैरह आते थे ये वो, तो जिसके कारण काफी सारी उनकी कंडीशन खराब होगी। फिर बाद में उसी के कारण हुआ संथाल रेबिलियन, सिद्धू एंड कान्हू के अंदर हुआ, किसी घर में हुआ वो भी बता दिया मैंने। तो दामिनी को किससे एसोसिएटेड है, दामिनी को एक लैंड का ट्रैक्ट था जो मेनली कल्टीवेटर्स को दिया था ब्रिटिश ने। तो क्वेश्चन नंबर 87 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बताना है, कौन लेके आए थे, बहुत ही फेमस रूलर थे। ठीक है, लिट्टन लेके आए थे। ठीक है, कौन लेके आए थे, लिट्टन। सबसे पहले इट वाज डायरेक्टेड ओनली अगेंस्ट इंडियन न्यूज़पेपर। देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, कि भाई अगर कोई भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई भी कुछ छापेगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा, उसको सेडिशन के अंदर डाल दिया जाएगा। सही है, बात ये थी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यही था। और जो लोकल न्यूज़पेपर थे उनमें, अगर लोकल लैंग्वेज में कोई भी न्यूज़पेपर मिल गया जो कुछ भी बातें कर रहा है अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो उसको पकड़ लिया जाएगा, ये थी। इट वॉज डायरेक्टेड ओनली अगेंस्ट इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर, बिल्कुल इंडियन लैंग्वेजेस न्यूज़पेपर के अगेंस्ट ही था। इसलिए काफी सारे न्यूज़पेपर, जैसे कि क्या नाम लेते हैं, सोम प्रकाश, आपने नाम सुना होगा, सोम प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, क्या बोलते हैं वो, डक्का प्रकाश, सोम प्रकाश समाचार, ज्ञान प्रकाश क्या है, ठीक है, सॉरी, सोम प्रकाश, डक्का प्रकाश, और क्या नाम लेते हैं, समाचार। ये ज्ञान प्रकाश नहीं है, ठीक है, समाचार। और एक और थी, क्या नाम लेते हैं उसका, भारत मिहिर। ठीक है, एक थी भारत मिहिर। ये न्यूज़पेपर थे मेनली जिनके अगेंस्ट मतलब एक्शन हुआ भी था, केस रजिस्टर भी हुए थे। ठीक है, और ये मतलब केवल और केवल इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर के अगेंस्ट था। दूसरी चीज, इट प्रोवाइडेड फॉर कॉन्स्पिकेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। आपकी प्रिंटिंग प्रेस छीन ली जाएगी, पेपर छीन लिया जाएगा, अदर मटेरियल छीन लिए जाएंगे अगर गवर्नमेंट ने ये देख लिया कि आप सेडिशियस मटेरियल पब्लिश कर रहे हो। बिल्कुल ये ऐसा ही था। और ये 1881 में लॉर्ड रिपन ने रिप्लेस किया था, बिल्कुल इसको रिपील कर दिया गया था, रिपन ने रिपील किया था। और कोई फंसे थे इसके अंदर, मतलब ये तो थे इंडियन न्यूज़पेपर जो इसके अगेंस्ट फंसे थे। एक थी अमृता बाजार पत्रिका, आपने नाम सुना होगा, अमृता बाजार पत्रिका। इन्होंने क्या किया ना, रातों रात ये इंग्लिश में चेंज हो गई थी। इन्होंने अपनी मतलब पहले ही वर्नाकुलर लैंग्वेज में अपना न्यूज़पेपर छापती थी, फिर इंग्लिश में इन्होंने रातों रात कन्वर्ट कर लिया था, ताकि मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उन पे ना लग पाए। पहले जर्नलिस्ट जिनको इम्प्रिजन किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंडर, कौन से थे, एस एन बनर्जी। कौन सी एक वो लिखी थी इन्होंने, जल्दी से बताओ, कल ही बताया था मैंने। एस एन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्या थे इन्होंने, दी बेंगोली में इन्होंने एक कलकत्ता के हाईकोर्ट जज थे उनके खिलाफ काफी मतलब वैसा आर्टिकल लिख दिया था। ठीक है, तो एडिटोरियल लिख दिया, तो इसीलिए कल ही मैंने पढ़ाया है, ये एस एन बनर्जी ने बंगाली लिखी थी। ठीक है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना हिताब्दी किसने लिखी थी और संजीवनी किसने लिखी थी। ठीक है, संजीवनी किसने लिखी थी, जिसने पहला लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा वही बता पाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, बिना देखे करना। ठीक है, अगर ना आता हो तो मत करना। ठीक है, बिना बात के गलत मत करना, सही ही करना अगर आता हो तो। ठीक है, तो एस एन बनर्जी ने क्या दी बंगाली में क्रिटिसाइज कर दिया था, इसलिए पहले जर्नलिस्ट जो इम्प्रिजनमेंट हुए थे सेक्ट के अंडर वो कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो बस यही चीज है मेनली। तो इसके बारे में तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, कब खत्म हो गया, यही था, और था क्या। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। तो क्वेश्चन नंबर 88 सारी स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, क्योंकि पूछा हमसे सही बताना है, तो सही तो सारी है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगस्त ऑफर के बारे में बताना है भाई। अगस्त ऑफर आया था
हमारे पास कब, 1940 में। कब आया था अगस्त ऑफर, हमारा आया था 1940 में, हमारा अगस्त ऑफर आया था। देख लेते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले है प्रोमिस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडियन, नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज। देखो, बिल्कुल इन्होंने बोला था एग्जीक्यूटिव काउंसिल को आपके एक्सपेंड कर दिया जाएगा, लिन लिथगो ने अनाउंस किया था, ताकि वॉर में वो हमारा वो कोऑपरेशन ले लें। ठीक है, वॉर में कोऑपरेशन के लिए ये सारे षड्यंत्र चल रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, तो बिल्कुल आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बढ़ा दिया जाएगा, आपको डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, और क्या नाम लेते हैं, कोई जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो बिना माइनॉरिटीज के कंसेंट के बिना नहीं होगा। बिल्कुल ये भी इसने बोला था। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी बिल्कुल सही है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। किसने भेजा था ये, लिन लिथगो ने भेजा था। बताया ना मैंने। वॉर के बाद इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, कांग्रेस ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, और ठीक है, ये था। और इन्होंने ये भी चीज बोली थी कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी ना, इसमें मेजोरिटी कौन होंगे, इंडियंस होंगे। ये भी चीज इन्होंने बोली थी, इसमें कौन होंगे, मेजोरिटी इंडियंस होंगे। ये भी चीज कई बार पूछी जाती है। ठीक है, मेजोरिटी इसमें क्या होंगे, इंडियन होंगे। नेहरू ने बोला था कि ये जो डोमिनियन स्टेटस आप दे रहे हो ना, डोमिनियन स्टेटस हम तो पहले मांग रहे थे, हमने तो तब नहीं माना, इसलिए हमने इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग बना ली थी। तो अब हम आपकी क्यों मानेंगे। तो डोमिनियन स्टेटस जो है ना, ये क्या है, ये डेड एज डोरनेल है। ये क्या है, डेड एज डोरनेल। ये यहाँ पे बोला था डेड एज डोरनेल। कहाँ पे, किस एक्ट के लिए बोला था, याद रखना। कहाँ पे बोला था, अगस्त ऑफर में जो उन्होंने डोमिनियन स्टेटस दिया था उसके बारे में बोला था, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहरू जी ने कहाँ पे बोला था, ये किस किस के लिए बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 89 हमारा आंसर हो जाता है डी। आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको समझ में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। और क्वेश्चन नंबर 90 के लिए मेरे को स्क्रीन नंबर 1 पे जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर तो मेरे ख्याल से मैं चली गई हूँ। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताना है। कौन सी चीज पहले बनी। देखो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी सीक्वेंस वाइज मैं आपको लिखवा देती हूँ। जो भी क्या लेते हैं उसमें है, क्या बोलते हैं, जो जो भी आपको स्पेक्ट्रम में दे रखी है। ठीक है, एक ट्रिक लिखवा रही हूँ, वो याद रख लेना। ट्रिक इन द सेंस, बस मतलब ऐसे ना आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप उनके नाम याद रखने हैं तो आपको क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में बिल्कुल चमक जाना चाहिए। कैसे चमक जाना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए जैसे कि BLBB, बल्ब। बल्ब की तरह आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए। क्या, EPIIMB। ठीक है, EPIIMB। ये क्या है, सबसे पहले आई थी बंगा सभा सॉरी, बंगा भाषा प्रकाशिका सभा। जो कौन लेके आए थे, राजा राम मोहन लेके आए थे 1836 में। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। बी से मतलब बंगा सभा प्रकाशिका सभा सबसे पहले बनी थी। फिर हमारी बनी लैंड लॉर्ड मतलब लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी कब बनी थी, 1838 में बनी थी। कब बनी थी, 1838 में। इसमें सारे लैंड ओनर्स इंक्लूडेड थे। फिर हमारी बनी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये किसके लिए थी, ये थी कि ब्रिटिश जितना जो भी काम कर रहे हैं ना इंडिया में, उस उनके कामों को कलेक्ट करना और इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना, ये इनका मेन काम था। फिर इन लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिला के एक एसोसिएशन बनती है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्या बनती है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये एसोसिएशन बनती है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। ये कब बनी थी, 1943 में। और ये दोनों मिली कब, 1950 सॉरी 19 नहीं 18 है, 1843 में, 1851 में। ठीक है, फिर ये चार होगी, बंगा सभा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी। फिर आ गई हमारी ये कौन सी आ गई, बी मतलब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। और ये क्या नाम लेते हैं, ये क्या होगी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, फिर आ गई हमारी ई हमारी क्या है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दादा भाई नारोजी ने 1866 में, कब, 1866 में, जो लंदन में ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इंडिया के कोज को स्प्रेड करने के लिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये यहाँ पे बनी। ठीक है, फिर बनी हमारी 1867 में, से के अगले ही साल 1867 में बनी हमारी पूर्णा सार्वजनिक सभा। कब बनी, पूर्णा सार्वजनिक सभा। ठीक है, पूर्णा सार्वजनिक सभा किसने बनाई, MG रेनाडे ने। किसने बनाई, रेनाडे ने। तो ये बनाई नारोजी ने, ये बनाई रेनाडे ने। ठीक है, ये अब नाम याद आ गए। ठीक है, नाम आ गए अब आएगी हमारी इंडियन लीग। नाम सुना होगा आपने, इंडियन लीग। आई से इंडियन लीग। इंडियन लीग बनी, ये किसने बनाई, सुशील कुमार घोष ने बनाई। कब बनाई ये, 1875 में बनाई। ठीक है, कब बनाई, 1875 में बनाई। फिर हमारी बनी कौन सी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, या फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ठीक है, ये बनाई, किसने बनाई, सुरेंद्र नाथ सॉरी
हाँ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने, किसने, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मिलकर ये बनाई, और यही एसोसिएशन थी जो 1876 अगले ही साल बनी थी पहली ऑर्गेनाइजेशन से, और यही जो थी 1886 में जाके किस में मिल गई थी, कांग्रेस में मिल गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बाद में जाके कांग्रेस में मिल गई थी 1886 में, 10 साल बाद, ठीक है, ध्यान रखना। इंडियन नेशनल एसोसिएशन। फिर है एम, एम से याद रखा मद्रास महाजन सभा, शायद आपको याद भी होगा मद्रास महाजन सभा। ये मद्रास महाजन सभा कब बनी थी, 1884 में, कांग्रेस के एक बनने से एक साल पहले मद्रास महाजन सभा बनी थी। कौन कौन थे इसमें, इसमें कौन कौन थे, एक तो थे सुब्रमण्यम अय्यर और एक चारी चारलू, ठीक है, चारी चारलू और एक अय्यर, ठीक है, उनके पीछे नाम के पीछे ये लगे हुए हैं भाई, ठीक है, चारी चारलू अय्यर, नाम याद रख लेना, ठीक है। बॉम्बे, सॉरी बॉम्बे, क्या बोलते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब बनी, फिर आई बी से भी क्या, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये कब बनी, ये कब बनी 1885 में, और इसके कौन कौन थे, तिलांग, त्याबजी और मेहता, ठीक है। अब एक चीज आप याद रख सकते हो, देखो फिरोज मेहता ही, अब आपको एक ट्रिक याद रखनी है केवल, बल्ब, बल्ब, EPIIMB, ठीक है। इस एमबी में तीन तीन नाम है, ये है मद्रास महाजन सभा, और ये है कौन सी, कांग्रेस के टाइम पे ही है, 1884 में, 1885 में ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है। EPII क्या है, इंडिया लीग, और ये क्या है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ये ईपी क्या है, ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी, और ये है पूर्णा स्वराजनिक सभा जो रेनाडे ने बनाई थी, ठीक है। ये क्या है, बंगा सभा प्रकाशिका सभा जो राजा राम मोहन राय ने 1836 में बनाई थी, जो मैं कई बार 19 बोल दो ना, उसको समझ जाना, ठीक है, मैं बाद की 18 ही बोल रही हूँ, ठीक है। ये है लैंड होल्डर सोसाइटी जो 1838 में बनाई थी, ये थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो किसने बनाई थी, किसने नहीं, किस ईयर में बनाई थी, 1843 में बनाई थी, ठीक है। फिर इन दोनों को मिला के ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये बनी थी 1851 में। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। आपको केवल ये ट्रिक याद रखनी है, मतलब ऐसा याद रखो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन बनी उनको मेरे को याद कैसे करना है, मेरे के दिमाग में चमक जाना चाहिए, बल्ब, ऐसे बल्ब याद आना चाहिए, बल्ब, BLBB, ठीक है, EPIIMB, ठीक है, EPMB, ठीक है, ये याद रखना। बस दो तीन बार रिवाइज कर लोगे ना, दिस इज दैट, ठीक है, कभी भी याद नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें बताना है सबसे पहले कौन सी बनी, ये देख रहे हो, ये सबसे पहले कौन सी बनी हमसे पूछा है। देखो अब बताओ इनमें से, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये रही बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। फिर हमें देखो पूर्णा स्वराजनिक सभा, ये तो पूर्णा स्वराजनिक सभा तो बहुत लेट बनी है। लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी में पहले है। फिर मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास एसोसिएशन तो लेट में बनी है। तो याद ये समझ में आ गया, लैंड होल्डर सोसाइटीज में सबसे पहले बनी है जो ये ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं इनमें से, ठीक है। तो ये लैंड होल्डर सोसाइटी सबसे पहले बनी है 1838 में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा, अब आप इसको कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, मेरे ख्याल से आपको याद हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव के बारे में बताना है, ठीक है। एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, देखो सबसे पहले इट विल क्रिएट एन इंटीग्रेटेड डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर इनहेंस सर्विलियंस ऑफ जीनोटिक डिजीज। ये क्या इंटीग्रेटेड डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम को क्रिएट करेगा, क्या ये क्रिएट करेगा, तो बिल्कुल ये क्रिएट करेगा भाई। सेकंड बोल रहे हैं कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर, देखो वन हेल्थ अप्रोच किसकी है आपको पता है, वन हेल्थ अप्रोच, अगर आपको पता है ना, वन हेल्थ अप्रोच है WHO की, तो उसके अंडर इसको लॉन्च किया गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि भाई इसको वन हेल्थ, देखो अगर वन हेल्थ अप्रोच के बारे में सही लिख रखा है ना तो मिनिस्ट्री, तो ये गलत है, ठीक है, तो याद रखना। तो WHO के अंडर इसको रिलीज किया गया, वन हेल्थ अप्रोच WHO की है, और इसकी जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इसकी मिनिस्ट्री है, जिसके अंडर इसको लाया गया एनिमल पेंडेमिक एंड प्रिपरेशन इनिशिएटिव। ध्यान रखना इसको, ठीक है। बस ये मेरे को यही बताना था। तो अगर आपको ये पता है तो आप कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 91 का फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट आपको पता है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 91। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। 92 हमें क्या बता रहा है, हमें बताना है नागपुर सेशन के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी 1920 के नागपुर सेशन के बारे में, ठीक है, पहले ही बता रही थी मैं। फिर ठीक है, एक मिनट रुको।
ठीक है। 1920 के नागपुर सेशन के बारे में सबसे पहले है, मैंने अभी बताया था नागपुर में सेशन हुआ था जहां पे सीआर दास ने रिजोल्यूशन लेके आए थे। सीआर दास का रिजोल्यूशन में काफी सारी चीजें थी। सबसे पहले बोले प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी वर नाउ टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। बिल्कुल 15 मेंबर कमेटी बनाई गई थी, 15 मेंबर कमेटी काफी सारी बनाई गई थी जिसमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे उनको ऑर्गेनाइज किया गया था, बिल्कुल किया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में, मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर लैंग्वेज लैंग्वेज के मेंबर्स अगर कांग्रेस में होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जुड़ पाएंगे। तो बिल्कुल। सेकंड बोल रहे हैं कांग्रेस वर नाउ टू हैव अ वर्किंग कमेटी ऑफ 15 मेंबर्स टू डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में देखने के लिए मेनली ये था। 15 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी। द रिक्वायरमेंट टू पे एन एनुअल मेंबरशिप फी वाज डन अवे टू इनेबल। देखो पुअर को मेंबरशिप देने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पुअर उसमें ऐड हो, इसके लिए उन्होंने एनुअल मेंबरशिप को 4 आनाज तक रिड्यूस कर दिया था, ना कि डन अवे, मतलब बिल्कुल जीरो नहीं की फीस को। ठीक है, याद रखना, बिल्कुल फीस को जीरो नहीं किया। क्या किया इन्होंने? बिल्कुल फीस को जीरो नहीं किया, इन्होंने किया कि एनुअल मेंबरशिप को 4 आनाज तक रिड्यूस कर दिया। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि इन्होंने रिड्यूस कर दिया। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और ये थर्ड स्टेटमेंट हमारी इसमें क्या है? रॉन्ग है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट आपको दिख रही है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या है? इसमें रॉन्ग है। ठीक है, ये चीज देखना। नागपुर का सेशन अभी मैंने बताया, ये सीआर दास के रिजोल्यूशन में थी सारी। ठीक है, मेंबरशिप को ये कर दिया गया और नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को भी यहाँ पे इंडोर्स किया गया था। यहाँ पे इंडोर्स किया गया था नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को। ठीक है, और कहाँ पे उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, बाद में हटा किस में दिया गया था? अभी 1922 का रिजोल्यूशन था, बारदोली रिजोल्यूशन, वहां पे उसको क्या कर दिया गया था? रिजेक्ट कर दिया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, कि अब इसको हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडोर्स कहाँ पे किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और ये लास्ट में वो कहाँ पे किया गया था, ये भी आपको बताना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक और चीज बताई थी कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल के बारे में मतलब बात कर रही है कांग्रेस। ठीक है, और हाँ, एक और चीज इसमें मेन बात है कि जैसे ही कांग्रेस ने बोला ना ये कि हम ये चीजें कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने बोला कि भाई हम आपके साथ नहीं है, हम केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से ही अपना स्ट्रगल मतलब चालू रखेंगे, अपना स्ट्रगल चालू रखेंगे केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मिल से। कुछ लोगों ने यहाँ पे क्या कर दी? कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया। 4 लोगों ने, मेन 4 लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ी। एक तो थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? एक तो थे मोहम्मद अली जिन्ना, एक थी एनी बेसेंट, एक थे बीसी पाल, और एक और थे क्या नाम लेते हैं उनका? जीएस खारपाड़ी। ठीक है, एक थे जीएस खारपाड़ी। ये जो लोग थे ना, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। ये बोले कि हम नहीं रह रहे भाई आपके साथ, हमें तो केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स चाहिए, हम आपके एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये बाहर निकल गए। इसके अलावा एक पर्सन और, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, दी बेंगोली लिखने वाले, वो बाहर निकल गए। उन्होंने अपनी अलग फेडरेशन बनानी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन उन्होंने बनानी। हाँ, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन उन्होंने बना ली अपनी, एस एन बनर्जी ने। और फिर उन्होंने मतलब मेन स्ट्रीम में वो कमी रहे, वो बाहर निकल गया मेन स्ट्रीम से। ठीक है, तो ये था जब कांग्रेस ने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स तो बहुत दिन हो गया, अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल के बारे में बात करने लगे, तो फिर बहुत सारों ने कांग्रेस छोड़ दी। ये चीजें हुई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट होना चाहिए। तो 1920 के सेशन में क्या क्या क्यों इतना फेमस है? इसलिए इतना फेमस है, सीआर दास का रिजोल्यूशन आया था। सीआर दास का रिजोल्यूशन आया था, और इसके अलावा इसके प्रेसिडेंट कौन थे? अनंत था, क्या था? आनंद राघवाचार्य। ठीक है, तो ठीक है, ये क्या नाम लेते हैं? विजय राघवाचार्य है। ठीक है, आनंद नहीं, विजय राघवाचार्य। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कौन कौन था। तो 1920 का रिजोल्यूशन आपको पता चल गया। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। 92। हम आ जाते हैं स्क्रीन नंबर 2 पे और आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गदर मूवमेंट के बारे में। देख लेते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं ओवरसीज इंडियन इमाइग्रेंट ने इसको स्टार्ट किया था। बिल्कुल ऑर्गेनाइज किया था। फाउंडिंग मेंबर सोहन सिंह बाकरा और लाला हरदयाल थे, बिल्कुल फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे। सेकंड थर्ड बोल रहे हैं पार्टी वीकली न्यूज़पेपर दी गदर फर्स्ट इशू वाज पब्लिश्ड इन गुरुमुखी। देखो याद रखना, आपको ये सही लगेगा बिल्कुल। दी गदर का फर्स्ट इशू जो था ना, वो उर्दू लैंग्वेज में आया था। याद रखना, उर्दू लैंग्वेज में आया था, बाद में गुरुमुखी वर्जन में आया था। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो ये है हमारा गदर मूवमेंट के बारे में। 1915 में तो हुआ था। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है? रॉन्ग है। कौन सा क्वेश्चन है ये? हमारा 93rd क्वेश्चन है। हाँ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 हमें क्या बोलता है? फरमान के बारे में बताना है। 1717 में देखो, आप सभी को पता है फरमान किसका फरमान था? फारूक शियार का फरमान था। इट वॉज इशूड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्पर फारूक शियार। फारूक शियार जो मुगल एम्पर थे, उनके रेन पे बिल्कुल आया था ये। ये फरमान ग्रांटेड फ्रीडम टू बोथ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ऑफिशियल टू इंगेज इन टैक्स फ्री ट्रेड। देखो, फरमान में क्या बोला गया था? उस फरमान में ये बोला गया था कि जो ब्रिटिश कंपनी है, जो
कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो मतलब फ्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर सकती है, फ्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर सकती है, लेकिन ऑफिशियल्स को ये परमिशन नहीं देगी, तो ऑफिशियल को टैक्स देने थे। लेकिन ऑफिशियल्स उस पावर का मिसयूज तो करते ही थे, उन दस्तखत का मिसयूज करते ही थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब ऑफिशियल फरमान में ये नहीं लिखा गया था, केवल और केवल ये पावर ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि ऑफिशियल्स को भी ये पावर दी गई थी टैक्स फ्री ट्रेड की, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ए स्टेटमेंट होगी। ठीक है। आज तक तो इलीगल जो बहुत ज्यादा यूज करने लगे, ये फारूक शियार थे, ये किसकी मदद से बने थे, रूलर किसकी मदद से बने थे, आप सभी को पता है, किंग मेकर्स जो थे, किंग मेकर्स कौन थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। ठीक है, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, इनके ये किंग मेकर्स थे, इनकी हेल्प से बने थे ये जो फारूक शियार थे, ये मतलब किंग मेकर्स की वजह से बने थे। क्या नाम लेते हैं वो, इनकी पॉलिसी क्या थी, रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी, इन्होंने जजिया को हटाया था, जितना भी पिलग्रिमेज टैक्स था उसको भी हटाया था। इसके अलावा ये 1717 में फरमान भी दिया था। 1719 में किंग मेकर्स ने उनके साथ मिलके क्या बालाजी विश्वनाथ पेशवा के साथ मिलके इनको क्या कर दिया था, मार दिया था। पहले ऐसे मुगल रूलर थे जिनको उन्हीं के नोबल्स ने मारा था, ये थे फारूक शियार। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये थे इनकी थोड़ी मोटी हिस्ट्री। फरमान में क्या था ये बता दिया, उनको फ्री मतलब क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की फ्रीडम दी गई थी कि बंगाल में बिना टैक्स पिए आप कुछ भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हो और दस्तक प्रोवाइड कर सकते हो उन सामान के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 94 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, है ना? नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन, देखो कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, 1353 61 आप सभी को पता है 33 में इंट्रोड्यूस हुआ था और 53 में चालू हुआ था। अब 33 तो इन्होंने दे नहीं रखा, 13 दे रखा, 13 में तो आया नहीं, तो 53 पे ही हमें निशान लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ओपन कंपटीशन एग्जामिनेशन को इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया गया था, मतलब बात चलाई गई थी 33 में, लेकिन 53 में मतलब वो चालू किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 95 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। क्वेश्चन नंबर 96 हमें क्या बोलता है, क्लीन एक्शन के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि नेचर और एनर्जी की पार्टनरशिप है, ये बिल्कुल ही नेचर और एनर्जी की पार्टनरशिप है, और ये क्लीन एनर्जी कोalition है यूएनईपी की। देखो यूएनईपी की नहीं है, ये याद रखना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और प्लस इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी जो एसोसिएशन है वो, और प्लस क्या बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इन सब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के मिलके ये प्रोग्राम है, उन्होंने स्टार्ट किया। क्लीन एक्शन, क्लीन एक्शन क्या, कोलिशन लिंकिंग एनर्जी एंड नेचर फॉर एक्शन। कोलिशन हम करेंगे ताकि हम किसको, एनर्जी को और नेचर को, एनर्जी को और नेचर को हम क्या कर सकें, एक्शन मिला सकें। ठीक है, एनर्जी एंड नेचर फॉर एक्शन। तो ध्यान रखना ये है, इसलिए कोलिशन बनाई गई थी, तो ध्यान रखना। तो यही थी एनर्जी ट्रांजिशन के टाइम पे हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना है, देखना है कि भाई बायोडाइवर्सिटी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है अगर हम कोई मतलब एनर्जी का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। तो यही है क्लीन एक्शन। तो किस किसने स्टार्ट की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट होंगे, हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट आपको पता चलेगी, केवल ए स्टेटमेंट इसमें हमारी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो क्लीन एक्शन के बारे में पता चल गई। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। खोंगजोम डे, खोंगजोम डे, भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर देना आप। ठीक है ना, इतने दिन से मणिपुर की बात चल रही है और हर एक चीज आ रही है मणिपुर के बारे में। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्यों मतलब मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, बताओ भाई जल्दी से। ठीक है, तो खोंगजोम डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, बताओ जल्दी से बताओ भाई, कल जल्दी से बताओ। तो सबको पता है, जो भी एंग्लो मणिपुर वॉर में मेट्रायर्स थे, मतलब जब एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था 1891 में हुआ था खोंगजोम मणिपुर में, वहाँ पे मतलब मणिपुर फोर्सेस जो थी वो लड़ी थी, काफ़ी सारे उन्हें अपनी जान खो दी थी, और उसके बाद ही ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो जो भी उस वॉर में लड़े थे उनको कोमेमोरेट करने के लिए, उनकी ब्रेवरी को कोमेमोरेट करने के लिए ये सेलिब्रेशन किया जाता है खोंगजोम डे का। ठीक है, 23 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखना। तो ये है खोंगजोम डे, किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है बता दिया भाई, कहाँ पे किया जाता है, मणिपुर में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 97 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। हमें बताना लैप्स की। अब भाई इसके बारे में तो आप सही बता ही दोगे मेरे ख्याल से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में डलहौजी ने स्टार्ट की थी। क्या डलहौजी ने स्टार्ट की थी, बिल्कुल डलहौजी ने स्टार्ट की थी भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दूसरी बोल रहे हैं इस लैप्स में जो भी अगर कोई रूलर होगा उसका नेचुरल हायर नहीं होगा तो किंगडम जो है लैप्स हो जाएगा ब्रिटिश एम्पायर का, बिल्कुल यही था मेन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अवध जो था वो देखो बहुत सारे किंगडम्स को इसमें क्या किया गया था, मतलब एनेक्स कर लिया गया था, लेकिन केवल एक अवध ऐसा था जिसको माल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर
ना कि उनका नेचुरल हायर के कारण उनको माल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनको मतलब कैप्चर किया गया था, ना कि इसके अंदर। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग है। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें मैं क्या बताऊं, सतारा, संबलपुर, झांसी, नागपुर, इन सबको इसमें वो किया गया था, किया गया था। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। किसके बारे में, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। सबसे पहले बोले द एग्रीमेंट इंक्लूडेड द इमीडिएट रिटर्न ऑफ ऑल लैंड कॉन्फिस्केटेड फ्रॉम पीजेंट। बोले गांधी इरविन पैक्ट में ये बोला गया था कि जितनी भी लैंड है कौन कॉन्फिस्केट की है आपने, जो भी छीनी है, उन सारे को वापस देना है। तो गांधी इरविन पैक्ट में क्या बोला था, गांधी इरविन पैक्ट में ये बोला गया था कि भाई जितनी भी लैंड है आप वापस दे दो, अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेची है। ठीक है, ये चीज थी, ये चीज नहीं थी कि सारी लैंड वापस कर दो, नहीं, अगर आपने थर्ड पार्टी को वो लैंड नहीं दी है तो आप वापस कर दो। सेकंड बोले गवर्नमेंट आल्सो कंसीडर द राइट टू मेक सोल्ट फॉर, बिल्कुल ये बोला कि सोल्ट बनाने का मतलब जो कोस्ट के अलोंग जो गांव वाले हैं उनको सोल्ट बनाने का अधिकार भी आप दे दो। इसके अलावा और उन्होंने क्या बोला था, पीसफुल और नॉन एग्रेसिव, अगर कोई पिकेटिंग करता है तो वो करने दो। ठीक है, उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट इंप्लॉयज हैं जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे गवर्नमेंट छोड़ दी थी, उनके साथ अच्छा लीनियंट ट्रीटमेंट करो। ठीक है, और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो वोलेंस मतलब जो जिन्होंने वोलेंस नहीं किया उनको छोड़ दो, ये इन्होंने बोला। वोलेंस के तो वो बिल्कुल खिलाफ थे, स्टार्टिंग से ही वोलेंस के खिलाफ थे। ठीक है, तो कई बार इस डिसीजन के कारण भी उनको बोला जाता है कि भाई शायद भगत सिंह बच सकते थे, इसलिए उन्होंने मतलब उनके डिसीजन से उन्होंने गलत डिसीजन लिया, कुछ ऐसा। ठीक है, तो हम उस डिबेट में ना जाते हुए अपना क्वेश्चन करते हैं। तो क्या क्या चीजें उन्होंने गांधी इम्पैक्ट में हुई थी, ये चीजें हुई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको दिख रही है भाई करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, बी स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है किसके बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में। क्या चीज एसोसिएटेड नहीं है, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस नहीं किया था, नया कैलेंडर किया था, कोइनेज किया था, वेट्स एंड मेजर्स किए थे, जागीरदारी सिस्टम इन्होंने नहीं किया था क्योंकि पुराना ही चल रहा था इनका। जागीरदारी सिस्टम को तो इन्होंने हटा दिया था क्योंकि ये मतलब काफी वो था, तो इन्होंने जागीरदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो यही यही नहीं किया था इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा इनको क्या बोला जाता है, इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी भी बना लगाया था, कहाँ पे, श्रीरंगपट्टनम में, आपको पता होगा श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। टीम डॉकयार्ड बनाए थे, एक तो मैंगलोर में, एक वाजिदाबाद में, एक मोलिदाबाद में बनाया था। ठीक है, आर्मी यूरोपियन लाइंस पे इन्होंने एस्टेब्लिश की थी। इसके अलावा क्या नाम लेते हैं, रॉकेट टेक्नोलॉजी का भी इन्होंने स्टार्ट किया था टीपू सुल्तान ने। तो काफी सारी चीजें इनके साथ एसोसिएटेड है, काफी मतलब वैसे रूलर थे। ठीक है, तो यही हमारे आज के टोटल जो है 100 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। और तो क्या ही बता सकते हैं, जितनी भी चीजें हैं जैसे कि ये मेन चीज वीडियो बंद होने के पीछे हुआ ये कि भाई हिस्ट्री के लेक्चर्स में क्या हो ना, बहुत ही ज्यादा स्टैटिक है, कोई चेंजिंग नहीं होती, हर साल वही है। तो मैं सोचती हूँ कि 2021 में जो कराया बच्चे वही देख लें, 2022 में भी तो सेम ही चीजें होंगी। तो लेकिन फिर भी चलो ठीक है, कर लेते हैं, इन सारी टेस्टों को कंप्लीट कर लेते हैं। बस वही है, इसी तरीके से आप करते रहो। अगर आपको ज़्यादा इससे बेनिफिट उठाना है तो आप पिछले 2-3 साल की जो भी हमने टेस्ट सीरीज करवाई है उसको भी कर लेना, ताकि आपकी मैक्सिमम जो बुक है ना स्पेक्ट्रम, वो कंप्लीट हो जाए। और फिर जब आप स्पेक्ट्रम को पढ़ोगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगी, आपकी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। मेन हमारा टारगेट ये है कि आपकी बेसिक बुक्स कंप्लीट करवा दी जाए, और आपको लास्ट के टाइम पे जब आप टेस्ट सीरीज कर रहे हो आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत ना पड़े, जल्दी से आप लेक्चर देखो। मान लो कि 1.5 घंटे का लेक्चर आप डबल स्पीड में भी देखते हो तो आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 45 मिनट्स में आप कंप्लीट कर सकते हो एक लेक्चर को, अगर आप जल्दी से भी देखते हो, डबल की स्पीड में भी देखते हो। ठीक है, तो मेन हमारा टारगेट है कि आपके टाइम को सेव करना, इसीलिए बहुत ज़्यादा कोई मोटिवेशन ये वो कुछ नहीं है इस चैनल पे। बस यही है कि भाई आपकी नॉलेज इंक्रीज हो, केवल और केवल नॉलेज इंक्रीज होने से ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ पे ध्यान देना, हमेशा अपनी नॉलेज इंक्रीज करते रहना, और जहाँ पे भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत सारे चैनल्स पे 1 घंटा आप कंप्लीट कर दोगे और शायद क्वालिटेटिव कंटेंट आप देखोगे भी नहीं। तो बस वही है, आप कम से कम यहाँ पे 50 क्वेश्चंस करो, और आपकी मतलब ये देखो कि आपके 50 क्वेश्चंस में भी कितनी क्वालिटी इनरिचमेंट हो रही है, आपको कितना जल्दी वो चीज़ कंप्लीट हो रही है। अगर आप खुद पढ़ने जाओगे ना, वो टेक्स्ट पीछे का मतलब विजन आई उसके पीछे जो आंसर दे रखे हैं, तो आपको खुद देखो कितना टाइम लगेगा। एक दिन बैठो, टेस्ट लो और पीछे का पढ़ के देखो। ठीक है, खुद करके देखो कितने घंटे आपको लग रहे हैं, और एक बार आप टेस्ट करो उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन देखो, तो आपको देखो कितना टाइम सेव हो रहा है। ठीक है, और ये भी नहीं है कि केवल आंसर्स बताए जा रहे हैं, आपको सारा एक्सप्लेनेशन भी बताया जा रहा है अच्छे से। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि
ये चैनल भी बड़ा हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस।